देखिए यूपीएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जनरली आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को जानते हैं। इसके साथ साथ और भी कई तरह के एग्ज़ाम जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएमएस, ऐसे कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सर डिफेंस का भी होता है क्या ऐसा? एनडीए, सीडीएस डिफेंस ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस ही कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो उसी के साथ यूपीएससी एक एग्ज़ाम और कराता है जिसके थ्रू यूपीएससी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की भर्ती निकालता है। उस संस्था का नाम है ईपीएफओ। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? नाम सुना है? प्रोविडेंट फंड ऑफिस। हाँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है और उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। अब इसमें जो पोस्ट आती हैं वो पोस्ट हैं आपकी ईओ और एओ, और इसके साथ साथ कुछ समय समय पर एक पोस्ट और आती है जिसको हम कहते हैं एपीएफसी। ठीक है। तो ईओ जो है ये आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर है, एओ अकाउंट ऑफिसर है, और इन दोनों की एक सीनियर पोस्ट है जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कभी कभी आता है। लास्ट ईयर 2015 में उसका एग्ज़ाम हुआ है और अब लगभग 8 साल बाद फिर से ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो पोस्ट है ये है आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। एक कमिश्नर लेवल पे ये पोस्ट आई। पिछले साल 2015 में थी, फिर 2004 वगैरह में आई है। तो उसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है अगले फिर से कुछ 7-8 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, या बहुत समय तक ना आए, या हो सकता है 4 साल बाद आ जाए। और इसके साथ ये जो पोस्ट है ईओ और एओ, ये भी लगभग 3-3 साल के गैप पे लगभग आती है। 2020 में आई थी नोटिफिकेशन, और अब जाके नोटिफिकेशन 2023 में आया है। 2020 में नोटिफिकेशन जो आई थी उसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ, रिज़ल्ट 2022 में आया। ठीक, तो 2023 में दोबारा नोटिफिकेशन आई है। चांसेस है कि एग्ज़ाम इसी साल होगा। इसकी कोई फिक्स डेट अब तक नहीं आई है। हाँ, यूपीएससी अपना एक कैलेंडर रिलीज़ करता है हर साल। जैसे हमारा आपका कैलेंडर होता है वैसे यूपीएससी का कैलेंडर होता है, और यूपीएससी इसमें जो जो एग्ज़ाम्स डिक्लेयर कर देता है उनकी डेट डाल देता है। जैसे डेट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम की, बाकी अलग अलग एग्ज़ाम्स की, और उसके साथ जो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं कि आने वाले हैं पर उसकी भी फिक्स डेट नहीं है, तो उन कुछ खाली डेट्स को उसमें लिख देता है रिज़र्व डेट्स। तो कुछ डेट्स को थ्रू आउट द ईयर जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं उनको यूपीएससी अपने कैलेंडर में रिज़र्व डेट के नाम से छोड़ देता है। तो अब ये एक तरह से कुछ खाली डेट्स होती हैं जिन पे कोई ऐसा एग्ज़ाम लिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो इस साल की भी कुछ रिज़र्व डेट्स हैं, कुछ जुलाई के महीने में हैं, कुछ अगस्त में हैं, कुछ ईयर के लास्ट में है, अक्टूबर नवंबर में है। तो अगर होना होगा इस साल एग्ज़ाम तो यूपीएससी वेल बिफोर टाइम किसी एक रिज़र्व डेट को अनाउंस कर देगा कि ये डेट होगी आपके इस एग्ज़ाम की, और अगर नहीं होना होगा तो ये अगले साल भी हो सकता है। जैसे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि ईओ और एओ का जो एग्ज़ाम आया था नोटिफिकेशन वो 2020 में आया था, लेकिन एग्ज़ाम 2021 में हुआ। ठीक है। तो सिमिलरली द सेम थिंग कैन हैपन फॉर दिस ईयर्स डिक्लेरेशन एज वेल, कि इस साल भी हो सकता है कि एग्ज़ाम अभी आया पर शायद अगले साल चला जाए, शायद। लेकिन अगर इस साल होता भी है तो मोटा मोटा के पास लगभग 3.5-4 महीने का समय है। अगर जुलाई उलाई के आसपास होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि विंटर में हो। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि ये अब आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। हो सकता है 7-8 साल बाद आए तब आप शायद इस एग्ज़ाम में बैठने लायक ना हो, या मैं चाहता हूँ कि आपको इतना वेट करना ना पड़े। 7-8 साल एक बड़ा समय है। 2015 के बाद 2023 में आ रहा है, हो सकता है 2024 में हो, तो 8-9 साल के गैप के बाद आ रहा है। और अपने आप में सीधे ये ग्रुप ए सर्विस है, मतलब आईएएस बनने के बाद जो टैग लगता है वही टैग सीधे कमिश्नर पर लगता है। जैसे आपने सुना होगा असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स, वैसे ही है असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो आइए इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा समझते हैं। आज का ये इंडक्शन सेशन आपको इस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताने के लिए, कि कैसे ये कितना डिफ़र करता है आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उससे कितना डिफ़र करता है, क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या पैटर्न है, कितने घंटे का एग्ज़ाम है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसको एक एक करके डिमिस्टिफाई करते हैं। अब ये दोनों ही एग्ज़ाम्स, एक एग्ज़ाम आपका होगा ई और एओ का, और एक एग्ज़ाम होगा एपीएफसी का। ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया है कि जो लोग 30
ईयर से बिलो हैं वो दोनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का ये एक एग्ज़ाम होगा जिसको यूपीएससी ईओ एओ बोलते हैं, और एक होगा यूपीएससी एपीएफसी असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड वाला। इसमें भी वो लोग बैठ सकते हैं। मतलब अगर एज आपकी 30 ईयर्स से कम है या बराबर है तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम मतलब ये दोनों ईओ एओ वाली ये एक एग्ज़ाम है और एक एपीएफसी एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर, और ये कमिश्नर वाला एग्ज़ाम है। लेकिन अगर जिनका एज 30 ईयर्स एंड अबव है उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता। वो सिर्फ किसको एम कर सकते हैं? कमिश्नर को। इस एग्ज़ाम की जो मैक्सिमम एज है एपीएफसी ये 35 ईयर्स है, 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक, जनरल कैटेगरी के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की अपर लिमिट है 32 ईयर्स। 32 ईयर्स जो है ये आपका अपर लिमिट है किसके लिए? यूपीएससी सीएसई के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम आईएएस वगैरह। और ये आपका जो यूपीएससी एपीएफसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसकी जो अपर वैल्यू है एज की वो है आपकी 35 ईयर्स। अल्टीमेटली एग्ज़ाम बहुत टफ बन जाता है हाँ, जिनका यूपीएससी सीएसई के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं या उनकी एज निकल गई है, लेकिन अभी वो एक यूपीएससी का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, वो जितनी भी जान बची एग्ज़ाम में दे देंगे। ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, अच्छा सैलरी सेगमेंट है, पे बैंड लेवल 10 पे आता है ये। लैंडिंग सैलरी जो होती है वो लगभग 1,05,000 के आसपास है, एक एसडीएम से भी काफ़ी ज़्यादा। तो एक प्रेस्टिजियस जॉब है, तो काफ़ी लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक, अब थोड़ा समझते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम्स का क्या टाइम है, पैटर्न का, मतलब एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, ड्यूरेशन क्या है ये। दो एग्जाम अलग अलग दिन के होते हैं हाँ, तो उसका कुछ गैप होता अब ये हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि एपीएफसी 2015 के बाद से हुआ नहीं। 8 साल में अब कैलेंडर कितना रिवाइज करता है यूपीएससी वो इस बार देखने को मिलेगा। पिछले साल जो एग्ज़ाम 2020 में आया था वो सिर्फ ईओ एओ का आया था, एपीएफसी साथ में आया ही नहीं था, तो अकेले एग्ज़ाम करा दिया गया उसका। अब दोनों एक साथ निकाला है, और ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ आते हैं, तो ऐसे में वो दो डेट्स क्या होंगी ये हम नहीं गैस कर सकते अभी। देखते हैं इसका क्या पैटर्न रहेगा। फुल फ्लैज नोटिफिकेशन दोबारा जब आएगी एग्ज़ाम की डेट के बारे में तभी समझ पाएंगे कि वो सेम डेट पे हो रहा है, हो सकता है सेम डेट पे कुछ आवर्स का गैप करके करें या आगे पीछे करते हैं, इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। सर लेकिन मतलब जैसे कि मंथ गैप ऐसा इतना तो नहीं होना नहीं चाहिए, यूपीएससी के पास इतना टाइम ही नहीं कि मंथ गैप करेगा तो नेक्स्ट डेट नहीं उसके पास, पूरा कैलेंडर बिजी होता है उनका। ठीक है, तो वो भी ऐसा सिंक में रखेंगे, हो सकता है सिंगल डे ही कर दें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा अलग अलग है, सिलेबस दोनों का थोड़ा अलग अलग है, सिलेबस में कितना डिफरेंस है, इसलिए कॉमन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एपीएफसी में, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम कमिश्नर लेवल का है और ये एनफोर्समेंट लेवल का है, तो थोड़ा सा उसका कोर्स में डिफरेंसेस हैं। दोनों एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसमें 2 लेवल होंगे सिर्फ। जैसे आप यूपीएससी सीएसई में 3 लेवल पे खेलते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, इसमें मेंस नहीं होता, सीधे प्रीलिम्स है और फिर सीधे इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में भी इसमें एक ही एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस में आप लोग 2 एग्ज़ाम देते हैं, सीसैट का अलग देते हैं, जीएस का अलग देते हैं। इसमें जीएस सीसैट कंबाइंड एक ही साथ है, तो एक ही पेपर में आपको जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे और सीसैट के। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का था, तो अगर आप उसमें कम नंबर भी लाए तो बस आपको 33% स्कोर करना होता था। यहाँ पे सीसैट के नंबर जुड़ेंगे क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलकर आ रहा है, ओवरऑल कट ऑफ बनेगा एक पेपर का। मतलब क्वांट वगैरह को सीरियसली लेना पड़ेगा इस पेपर के लिए। ठीक, क्वांट, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत इसमें देखना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम जो है जिसका हम बात कर रहे हैं, जो उसके 2 राउंड्स होंगे, एक जो पहला राउंड होगा जिसको आप प्रीलिम्स राउंड मान सकते हैं, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक, इस 2 घंटे में सब मिला के लगभग आपके पास आएंगे 120 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए लिटरली आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, जो कि मोर देन इनफ है। हर एक क्वेश्चन लगभग 2.5 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाइए तो 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। एमसीक्यू राउंड, पहला राउंड 300 मार्क्स का होगा।
नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी, जैसे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वैसे ही इसमें भी आप सही करें, गलत करते हैं तो फिर आपके नंबर्स में कटेंगे। ठीक, 2.5 नंबर का 1/3 निकाल लीजिए, उतने नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप नेगेटिव मार्किंग पे जाते हैं, क्वेश्चन गलत होता है तो आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, जैसे आप देखते हैं यूपीएससी का भी इंग्लिश क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। पेनल्टी जो है हर गलत क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया तो उसमें नंबर नहीं कटेंगे, वो तो आप जानते हैं। एग्ज़ाम में जो स्टेजेस हैं वो 2 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू राउंड जो होता है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, इंटरव्यू है। ठीक, ये एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन मोड में होता है। पहला एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं रहेगा, कैसा रहेगा ये, हाँ, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जैसे आपके पास OMR शीट्स आती हैं वैसे ही OMR शीट्स आएंगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वेटेज का अंतर है। जैसे भी आपने देखा कि जो प्रीलिम्स टाइप का टेस्ट है एमसीक्यू वाला, जिसको रिक्रूटमेंट टेस्ट बोला जा रहा है, ये 300 नंबर का है। ठीक, और जो इंटरव्यू होगा बाद में ये 100 मार्क्स का होता है। अब आप ये कॉलम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है वेटेज, इसका क्या खेल है ये समझते हैं। फाइनल जो रैंकिंग बनेगी उसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर भी काउंट होंगे और इंटरव्यू के भी। अभी तक अगर आप लोग सीएससी की सिर्फ बात कर रहे थे, सिविल सर्विस एग्जाम की, तो उसमें प्रीलिम्स के नंबर काउंट ही नहीं होते थे। वो बस आपको एक काम चलाओ नंबर, मतलब कट ऑफ लाना होता था, और पूरा स्ट्रेस आपका होता था लिखने पर, मेंस पे। इसमें लिखने वाला स्किल है ही नहीं, तो इसमें वही आगे बढ़ेगा जिसके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कमांड हो, भले एलिमिनेशन से या प्रैक्टिस से, क्योंकि आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल दिखाने का मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर प्रीलिम्स के नंबर काउंट करेंगे और इनका 75% वेटेज होगा, तो जो टोटल आपके नंबर्स आएंगे उसमें 75% वेटेज बनेगा किसका, प्रीलिम्स का, और 25% वेटेज बनेगा इंटरव्यू का। मतलब मान लीजिए जैसे किसी के नंबर 200 नंबर आया आउट ऑफ 300 यहाँ पर, और लेट से यहाँ पर इसके 60 नंबर आया आउट ऑफ 100, तो जब इस कैंडिडेट की टोटल मार्कशीट जब बनाई जाएगी, मार्कशीट जिसमें इसके एग्रीगेट मार्क्स होंगे दोनों के मिलाकर एक साथ रैंकिंग के लिए, तो ये 200 नंबर नहीं काउंट होंगे, 200 का कितना काउंट होगा, 75% काउंट होगा, मतलब 0.75 मल्टीप्लाई बाय दिस, जो आएगा उसको लिख लेंगे एक जगह। वैसे ये 60 नंबर नहीं काउंट होगा, 60 का कितना काउंट होगा, 25% ऑफ 60 इसका काउंट होगा, फिर जो आएगा उन दोनों को ऐड करके ये आपका मार्क्स हो जाएगा। अब इस सबके निकाले जाएंगे, फिर एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, जिसका वो कट ऑफ क्लियर हो गया वो सेलेक्ट हो गया, समझे जिसको आप। तो ये तो सिलेक्ट हो गया, मतलब फाइनल वो बन ही गया, जो भी है वो ईओ बनना था ईओ बन गया, एपीएफसी बनना था एपीएफसी बन गया। लेकिन इस राउंड से इस राउंड में आने के लिए आपका एक कट ऑफ होगा, जैसे कट ऑफ प्रीलिम्स का होता है। ये तो टोटल मैंने बताया कि जब फाइनल लिस्ट बनेगी, जिसने क्वालिफाई कर लिया, ये क्वालिफाई कर लिया, अब फाइनल लिस्ट में उसको आना है तो वेटेज काउंट किया जाएगा उसका। लेकिन इस राउंड से इस राउंड में आने के लिए वही तरीका है, एक कट ऑफ निकलेगा। जैसे आप देखते हैं यूपीएससी का सीएससी का कट ऑफ आता है प्रीलिम्स का, वैसे इसमें कट ऑफ होगा। डिपेंड करता है पेपर का एग्जाम कैसा रहा उस साल। पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन है, मॉडरेट है तो पेपर का कट ऑफ हाई है। जनरली कट ऑफ काफ़ी इसके हाई भी जाते हैं। ठीक है, 300 में से 212 213 कट ऑफ भी पहुँच जाते हैं। हाँ, आउट ऑफ 300। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपको मॉडरेट साइड पे लगेगा, अबव एवरेज नहीं लगेगा, एवरेज ही लगेगा। बस आपको कुछ जगह पे ध्यान देना होगा, जैसे कुछ टॉपिक्स जो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक्स आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका सीएससी का पार्ट नहीं है वो स्पेशलिस्ट में पूछा जाता है। तो अगर उन टॉपिक्स पे अगर आप ध्यान दे देंगे तो ओवरऑल इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है। और क्योंकि इसमें काफ़ी एज के लोग बैठते हैं, जिनका काफ़ी समय से तैयारी है, अलग अलग, कुछ लोग तैयारी पीसीएससी कर रहे हैं तो उनके फैक्चुअल पे कमांड है, कुछ लोग सीएससी कर रहे हैं उनके पास कॉन्सेप्चुअल भी है। तो दोनों टाइप के जब लोग बैठते हैं, कुछ लोग वनडे वाले भी बैठते हैं इसमें, क्योंकि एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि आपके पास क्या हो, एक बैचलर डिग्री। ठीक है, बैंकिंग वाले भी बैठते हैं इसमें, कॉमर्स वाले भी बैठते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ इसका अच्छा खासा ऊपर उछल जाता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जब यहाँ से पास करके आप इंटरव्यू देने जाते हैं,
इसमें इंटरव्यू में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि अगर इतना नंबर आएगा तभी आपकी फाइनल लिस्टिंग की जाएगी, मतलब 75% प्लस 25%, वरना नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये है वो इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसे आपने देखा है ना कि सी सेट का एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 33%, उतना ले आओगे तभी चेक होगा जीएस का। वैसे ही इंटरव्यू का जो स्टेज है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है। 50 है ये। हाँ, आउट ऑफ 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जनरल में, तो आपको एटलीस्ट 50 नंबर लाना होगा, तब आपका इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स काउंट किया जाएगा। लेट्स से कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था ये दोनों, अगर कट ऑफ यहाँ पे गया, मान लीजिए लेट्स से 200 कट ऑफ गया, मान लीजिए आउट ऑफ 300, यहाँ पर आपके 220 आए थे, तो आपने बड़े आराम से कट ऑफ क्लियर कर लिया, आप यहाँ पर आए, पर यहाँ पर लेट्स से आपके 42 नंबर आ गए और आप जनरल कैटेगरी में थे, बस आपका गेम ओवर हो चुका है। मतलब आपको यहाँ भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ रहा है जो साल कट ऑफ है, प्लस यहाँ का एक फिक्स कट ऑफ है। फिक्स कट ऑफ कितना है कैटेगरी वाइज। जैसे आपने देखा है कि जीएस का कट ऑफ होता है जो वेरी करता है हर साल, और सी सेट कट ऑफ फिक्स होता है 33%। वैसे यहाँ पे कट ऑफ इंटरव्यू का फिक्स है कि अगर जनरल में है तो कट ऑफ 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 45, और अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो 40। ये है, ठीक। और फिर इन दोनों के नंबर को मिलाकर जो आपके आए हैं, आपकी फाइनल लिस्ट बनती है जिसमें 75% वेटेज लिया जाता है। इस नंबर का जितना आप यहाँ लेकर आए हैं, मतलब कट ऑफ नहीं क्लियर करने से काम बनेगा। यहाँ पे आपको ताबड़तोड़ नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका 75% मार्क्स काउंट होगा फाइनल रैंकिंग में। तो सिर्फ कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया तो आप मजे में नहीं आ सकते, हो जाएगा मेरा, क्योंकि कट ऑफ के नंबर काउंट होंगे। क्योंकि अगर प्रीलिम्स में कट ऑफ के नंबर कभी काउंट होते तो कई लोग जो टॉप करके वो टॉप कर ही नहीं पाते, क्योंकि सीएसई में, सिविल सर्विस एग्जाम्स में, प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स जुड़ता ही नहीं है, सिर्फ मेंस का जुड़ता है। कई टॉपर्स के नंबर देखिए आप प्रीलिम्स के, वो जस्ट कट ऑफ के आसपास होते हैं। हैड इट बीन द केस कि कट ऑफ के नंबर काउंट हो रहे होते तो उनका बहुत कम हो गया होता ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स। तो यहाँ पे अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, जितना हो सकता है पर उतना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसीलिए एग्ज़ाम टफ बन जाता है कि 300 में से 200 210 नहीं, या जितना कट ऑफ गया, कट ऑफ से भी आप 20 30 40 50 नंबर आगे मार्जिन पे हों, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे यहाँ होता है एटलीस्ट आप फाइनल लिस्ट में मेक कर जाए, अंदर आ जाएँ। क्योंकि इंटरव्यू यहाँ बहुत रोल नहीं प्ले करता, सिर्फ 25% मार्क्स प्ले करते हैं, और एटलीस्ट ये प्ले करता है कि आप मिनिमम इतना नंबर लेकर आएँ। लेकिन मिनिमम से भी काम नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे हैं और आपके 52 नंबर आ गए, आपने क्लियर कर लिया, और आप यहाँ पे आए क्योंकि आपने यहाँ क्लियर कर लिया था, मान लीजिए यहाँ पे नंबर जो कट ऑफ गया था वो 200 था और लेट से आपके 201 आ गए थे, आप बड़े खुशी खुशी यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पे 50 से आके 52 आ गए, अब आप तैयार हैं कि मेरा तो हो जाए। कैसे होगा? आप बस जस्ट बॉर्डर पे हो, लाखों फॉर्म गिरते हैं यहाँ पर। तो यही है, यहाँ भी हाई स्कोर मारना पड़ेगा जितना हो सकता है, यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई और मेंस राउंड है नहीं आपको रूल करने के लिए। सिलेबस पे आते हैं, किसमें क्या पढ़ना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलेबस को अलग अलग कलर से दिखा। ये येलो कलर दिख रहा है आपको जो लिखा हुआ, ये नीचे ग्रीन कलर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कलर कोडिंग मैंने ऐसा क्यों किया, इसको देखते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं, बोथ एग्जाम्स, मतलब ईओ में भी आते हैं और एपीएफसी में भी आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एपीएफसी में आते हैं, ईओ में नहीं आते। लेकिन जिस जिस बच्चे की एज लगभग 30 साल या उससे कम है वो तो दोनों एम करेगा, मतलब उसको दोनों सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और जो एपीएफसी कर रहा है उसको तो सारा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दोनों में आते हैं और क्या दोनों में नहीं आते हैं। तो पहला है जनरल इंग्लिश क्लास 10th लेवल तक, जो कि आपका सीएसई में भी आता है, सीसेट में, याद आया आप लोग को। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आते हैं। लेवल थोड़ा एनडीए सीडीएस तक पहुँच जाता है, अच्छा आता है। मतलब मैं ये नहीं कहा कैट लेवल का इंग्लिश आएगा, लेकिन जो एनडीए और सीडीएस का इंग्लिश आता है लगभग उस लेवल पे इंग्लिश पहुँचता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, ईडियम फ्रेजेस आते हैं, वो कैप आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर्स को स्पॉट करना होता है, ये सब कराया जाएगा आपको। क्लोज टेस्ट कॉम्पोजिशंस होते हैं, वो आते हैं। तो जनरल इंग्लिश है, ये दोनों में होगा आपका, ईओ में भी और कमिश्नर वाले एग्जाम में भी,
दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब लगभग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये दोनों में आएगा, एपीएससी में भी आएगा और ईओ एओ में भी आएगा। तीसरा टॉपिक है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की चीज़ें इसमें आपकी आ सकती हैं, स्कीम्स, प्रोग्राम, योजनाएं जो डेवलपमेंट के लिए की जा रही वो आ सकती हैं। ये भी दोनों एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ईओ एओ में भी और एपीएससी में भी। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी ये भी दोनों में आएगा, ईओ एओ एंड एपीएससी में। इसके साथ साथ जनरल, अब देखिए यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई भाई। ऊपर जो टॉपिक्स आपने देखे थे लगभग आपने सीएसई में पढ़े हुए हैं, अगर आप आईएएस पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, प्लस इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं यानी हाउ, क्योंकि आपको देना होता है किसमें, सी सेट में, मेंस में भी तो आता है इंग्लिश 300 नंबर में, ठीक है। लेकिन अब कहानी यहाँ से थोड़ी बदलती है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, अगर उन्होंने कॉमर्स लिया था पहले या पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता, लेकिन जो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं या मेडिकल बैकग्राउंड, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक रहता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये दोनों में आएगा, ईओ एओ और एपीएससी दोनों में। उसके बाद आपने ये सुना है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईएएस पीसीएस में एक यहाँ भी आईआर है, पर वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। इंडस्ट्री की बात यहाँ की जाएगी, फैक्ट्रीज की बात यहाँ की जाएगी, एम्प्लॉयज़ की बात यहाँ की जाएगी। तो इंडस्ट्री से क्या रिश्ते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। देखिए संस्था का नाम क्या है, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय अपने आप में लेबर ही तो है, ह्यूमन लेबर है ना, ह्यूमन रिसोर्स। हम सब लोग कहीं ना कहीं लेबर ही तो हैं, कुछ मैनुअल लेबर्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लेबर्स हैं, है तो लेबर ही, सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो लेबर्स को मैनेज करने के लिए क्या लॉज होने चाहिए उनके फ़ायदे के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन बचाने के लिए, ये सारे लॉज को कहते हैं लेबर लॉस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस ये भी दोनों एग्जाम्स में आएगा, ठीक। उसके साथ साथ जनरल साइंस है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी खराब हो जाती है। जनरल साइंस प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप लोग पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, पूरा स्टैटिक पोर्शन, कई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए कि चेन रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाए, वो सारे क्वेश्चन जो आप पीसीबी में कभी कभी पढ़े हैं क्लास 10 तक एटलीस्ट, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, रैम मेमोरी के बारे में, रोम के बारे में, इंटरनेट के बारे में, आईओटी के बारे में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में चीज़ें पूछी जाती है। बेसिकली आपकी कंप्यूटर लिटरेसी को चेक किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपका देखो डेस्क जॉब है ना, फील्ड वर्क नहीं है, आराम से एसी में बैठना है, ठीक है ना। अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम करना है, वो हर काम तो किस पे होगा, कंप्यूटर पे होगा ना। तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी वो चेक करते हैं आपकी, भाई ये सब काम करने के थोड़ा बहुत आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। तो ये दोनों एग्जाम में आएगा, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर में, इसमें भी, और साथ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में भी आएगा। इसी के साथ साथ अब देखिए यहाँ पे आ गई जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव, जो आप पढ़ते हैं किसमें, सी सेट में पढ़ते हैं आप, लेकिन उतना ही पढ़ते हैं जिससे वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्ज़ाम भी, दोनों टॉपिक्स दोनों एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। अब इसके साथ एक और टॉपिक है जो दोनों एग्ज़ाम में आता है, वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंटरनल सिक्योरिटी आप लोग पढ़ते हैं आईएएस पीसीएस में, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, यहाँ सामाजिक सुरक्षा की बात है, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जनरली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं उनको समाज में सुरक्षा मिल सके। किस तरह से भाई, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा। लेकिन पैसा तभी तक रहेगा जब तक तुम काम कर रहे हो। एक बार अगर आप रिटायर हो गए तब क्या करेंगे आप, तो कुछ पेंशन प्लान होना चाहिए आपके लिए, हेल्थ के लिए कुछ होना चाहिए आपके लिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें कहती हैं सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या क्या हैं सरकार ने जो बनाई है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, लेबर्स के लिए, वो आपको यहाँ पढ़ना होगा। ये भी दोनों में आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो 9 टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस है किसका, ईओ एओ का, और यही टॉपिक घूम के किसमें आते हैं, एपीएससी। तो जिसको अगर सिर्फ ईओ एओ करना है वो तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन हाथ आई एक जॉब जो कि 8 साल बाद आ रही कमिश्नर, वो कौन छोड़ना चाहेगा। तो आप सब ने जो जॉब भरी होगी, जो फॉर्म भरा, उस सब में आप लोग दोनों के एलिजिबल हैं, क्योंकि आई गेस आपकी एज सबकी 30 से कम ही है। तो पढ़ना आपको नीचे वाला ही पड़ेगा, और ये जो नीचे वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसमें पूछा जाएगा, एपीएससी में। मतलब जो एपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो आना ही चाहिए,
उसके साथ ये नीचे वाला भी आना चाहिए। तो नीचे क्या क्या चीज़ें हैं अब देखिए, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, मतलब इसमें आपका एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर भी आ गया। अभी आपने देखा था ईओ में से मॉडर्न हिस्ट्री थी, याद आ रहा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वही ब्रिटिशर्स के आने के बाद की जो कहानी है और उनके जाने तक की, वही पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं एपीएससी में तो आपको फिर एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर भी आना चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स ये भी हैं पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के, जो आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं सोसाइटी में और इकोनॉमी में, उसी का एमालगमेशन आपको यहाँ मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पूछा जाएगा, एपीएससी में। हाँ, उसके साथ गवर्नेंस जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं आईएएस में, वो एपीएससी में आएगा, ईओ में नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं है इस एग्ज़ाम्स में, जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपने पहले कभी पढ़ा होगा। ऑडिटिंग, अभी जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो पढ़ते हैं, आईएएस आर ओ में नहीं कोई पढ़ता, ठीक है। इंश्योरेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एपीएससी में आएंगे, क्योंकि आप सीधे कमिश्नर बनने वाले हैं ना। किसी से क्या हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ मैं प्रोविडेंट फंड में, ठीक है ना। अब हर कमिश्नर गोली बंदूक लेके नहीं चलता, लेकिन क्योंकि आपको पोस्ट बड़ी मिल रही तो कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा चेक किए जाएंगे, ठीक। जो ईओ होते हैं वो लगभग 8-9 साल बाद प्रमोशन पाके बन सकते हैं एपीएससी, लेकिन जनरली ज़्यादा बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब 8-9 साल बाद बनने का समय आता तब तक नई वैकेंसी आ जाती है डायरेक्ट भर्ती की, तो डायरेक्टली भर लिया जाता है उनको, तो कई लोग फिर वहीं से रिटायर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो गोल्डन चांस है इसके लिए। लगभग 159 सीट्स आई हैं एपीएससी की, लगभग 400 प्लस सीट्स आई हैं ईओ की, ठीक है। दोबारा कब आएंगी पता नहीं, तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पता होना चाहिए कि आप लोग जो तैयारी अभी कर रहे हैं आईएएस या पीसीएस की, या जो भी तैयारी आप एम करके चल रहे हैं, उससे कितना डिफरेंस है इसमें, ये जानना ज़रूरी, तभी आप एग्ज़ाम को अलग से हिट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है इसके आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे, ग्रुप पे मैंने भेजा था, एक कुछ इसमें बैक पेपर्स थे, उसको आप देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड होते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, जैसे पीसीएस में आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस स्पेशली अगर एपीएससी का आप देखेंगे तो थोड़ा सा डीप चले जाते हैं, वहाँ भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप यूपीएससी में देखते हैं स्टेटमेंट 1, 2, 3 बोथ वन ऑफ द करेक्ट, और ये यूपीएससी हो सकता है ये भी वो काम कर दे जो पिछली बार होता है, पेयर्स ले आए, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट। क्योंकि 8 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो 8 साल बाद स्पेशली एपीएससी में क्या क्या बदलाव करेगा यूपीएससी, यू नेवर नो, वो ऑन स्पॉट बदलाव करता है। जब हर साल सीएससी में कुछ चेंजेस कर देता है, तो ये तो 8 साल बाद हो रहा है, और ये भी 3 साल बाद हो रहा है, तो बी रेडी फॉर सम चेंजेस, ठीक है। लेकिन एनी हाउ चेंजेस जो होंगे सो होंगे, पर सिलेबस के बाहर तो हो जाएंगे नहीं। एज ऑफ नाउ जो सिलेबस हमारे पास है वो यही है। हो सकता है कि जब फाइनल कुछ और एग्ज़ाम की डेट का समय आए तो उसमें फुल फ्लेश सिलेबस कुछ और बता दे यूपीएससी। अभी ये वही सिलेबस जो जब तक एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 3 बार से, और जो लगातार ईओ के हो रहे हैं, उसमें से जब उन्होंने छांट के निकाला तो यही टॉपिक सामने आ रहे हैं, और यही टॉपिक हर जगह आपको नेट पे मिलेंगे, आप कहीं भी जब चेक कर लेंगे। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू का एनालाइज करेंगे, मैं आप लोग को आगे पीवाईक्यूज जब करवाऊंगा, तो क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बन के आ रहे हैं। लेट्स से अगर कुछ नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता है कमीशन, तो एग्ज़ाम तो भी काफ़ी दिन बाद होना है, वो बीच में एक अनाउंसमेंट डाल सकता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी ने जब पहली बार अलग अलग टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे GS4 जब लाया था पहली बार, CSAT लेकर आया था, ऐसे ही जब पीसीएस ने ऑप्शन हटा दिया तो बता देते हैं। तो हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस इन पोर्शन में हो सकता है, माइनस नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो सिलेबस हमारे पास अभी है पढ़ने के लिए, वो ये हैं टोटल 15 टॉपिक्स, जिनको आप 15 सब्जेक्ट्स मान सकते हैं। अगर सिर्फ ईओ लेके चल रहे हैं, जो कि बेवकूफ़ी है, उसमें तो 9 टॉपिक्स हैं, क्योंकि जब पढ़ना ही है, एग्ज़ाम दे रहे हो तो पूरे का दे दो, कमिश्नर वाला भी दो, पता नहीं दोबारा कब आएगा, मतलब 15 सब्जेक्ट्स मान के चलना होगा, ठीक है। तो ये ब्रीफ था आपके लिए कि सिलेबस पता हो आपको, राउंड्स उसमें कैसे होते हैं, क्या वेटेज निकला जाता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय होता है। अच्छा, इसमें भी बड़ा दिक्कत है, मैंने बताया अभी आपको कि 120 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे में। 2004 में, फिर 15 में, फिर अभी जो 23 में होगा, और उससे पहले भी जो हुआ है, बीच में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज भी किया है 2 बार। कई बार 120 की जगह 100 ही क्वेश्चन पूछा है, और समय भी 100 मिनट दे दिया। पिछली बार जो लेटेस्ट हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन और 120 मिनट दिए गए थे। तो यूपीएससी अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है।
ईओ एओ के लिए तो फिक्स है लगभग कि वही 120 क्वेश्चन 120 मिनट मिलते हैं, लेकिन एपीएससी के साथ थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता है। ये आप तब देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे किसके, एपीएससी के। ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एपीएससी के सिर्फ 3 साल के पढ़े हैं, 2000, 2004 और 2015। अब होगा 2023 में, तो आपके पास 3 ही पेपर्स आते हैं। उन 3 पेपर्स में कुछ 100 नंबर वाले 100 क्वेश्चन हैं, कुछ में 120 क्वेश्चन हैं। जो 2015 में लेटेस्ट हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन थे, तो उसको एनालाइज करके मैंने लिखा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल डिस्कशन मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ें पढ़नी है। किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने से पहले हमेशा आपको कुछ सरकारी वेबसाइट्स विजिट करना ज़रूरी होता है। जैसे यूपीएससी सीएससी के लिए हम लोग कहते हैं कुछ मिनिस्ट्रीज उनकी वेबसाइट को देखिए। स्पेशली पहले यूपीएससी के बारे में जानेंगे, यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस आर्टिकल थ्रू बनी है, क्या चीज़ें इसमें आती हैं, चेयरमैन कितने समय के लिए बनता है, मेंबर्स कौन कौन उसमें होते हैं। तो वैसे ही आप जिस एग्ज़ाम बैठने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम किस संस्था में भर्ती के लिए है, ईपीएफओ के लिए। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईपीएफओ क्या होता है, क्योंकि ये सारी पोस्ट आपको किसके लिए मिल रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसका नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ये जो संस्था है, ये जो संगठन है, ये कैसी बॉडी है, क्या इसके लिए संविधान में कोई आर्टिकल्स दिए हैं, क्या ये ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाई गई थी, स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, किस मंत्रालय के अंदर में आती है, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को हमेशा अपने बैकअप के रूप में रखना। सीएससी आप लोग एम कर रहे हैं, इस साल देने की कोशिश करेंगे, फॉर्म भी भरे होंगे, या आप लोग पीसीएस एम कर रहे होंगे, देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपको इस साल मिला है, अगले अब कितने साल बाद मिले यू नेवर नो, हो सकता है 3-4 साल बाद मिले, शायद तब तक तुम्हें घर वाले प्रिपरेशन करने भी ना दें और तुम खुद भी ना करना चाहो। और एपीएससी तो दोबारा पता नहीं कब आएगा, ठीक है, 8-10 साल बाद आता है। इस एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है, अच्छी इन हैंड सैलरी ऑफर करता है, और हमेशा के लिए आप पे टैग रहेगा कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, क्योंकि एग्ज़ाम किसका है, यूपीएससी का है। इसकी रेपुटेशन हमेशा पीसीएस के ऊपर होगी, समझ रहे हैं। अगर पीसीएस में एसडीएम के अलावा कुछ और बेकार पोस्टें मिल जाती, मतलब बहुत सारी होती हैं, तो उससे अच्छा है कि आपके पास क्या हो, यूपीएससी का टैग हो, आप ईओ एओ हो या आप एपीएफसी हो, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप समय निकालना शुरू कर दीजिए, लेकिन अलग से अगर तैयारी आप करते हैं तो ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मौका दे सकता है आगे जाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं ईपीएफओ के बारे में कि ये जो संगठन है ये क्या करता है। तो पहली बात तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो बॉडीज़ अलग अलग प्रकार की होती, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक निकाय। ये वो बॉडीज़ होती हैं, वो संस्थाएं, संगठन होती हैं जिनके बारे में कहाँ लिखा है, संविधान में कोई एक आर्टिकल लिखा, अनुच्छेद लिखा हुआ है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन कहीं नहीं किया गया है तो ये क्या बन जाती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब अगर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो फिर इनके बारे में कहाँ लिखा गया है, पार्लियामेंट्री कोई लॉ या फिर ऑर्डिनेंस पास हुआ हो कुछ। हाँ। तो या अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है तो हो सकता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट, जहाँ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बिल्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, हो सकता है वहाँ से कोई ऐसा बिल पास किया गया हो, कोई विधेयक लाया गया हो और उस बिल को पास करा के एक अधिनियम, एक एक्ट बना दिया गया हो और उस एक्ट के थ्रू ये बॉडी बना दी गई हो। तो इस एक्ट को कहते हैं स्टैट्यूट, ठीक है। हाँ, और इसके थ्रू जो बॉडी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अब मान लो अगर यहाँ भी ना किया गया हो तो अब आप कह सकते हैं हाँ कि ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडी है। अब ये क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ कई बॉडीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में फुल फ्लेज ना संविधान में कहीं लिखा है, ना ही किसी बिल के थ्रू उनको बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री साहब ने कई बार अपने हाथ से बनवा दिया, जैसे नीति आयोग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके बारे में कोई स्टैट्यूट नहीं है, ठीक है।
इसके साथ भी क्या किया गया था, इसको पहले लाया गया ऑर्डिनेंस के रूप में। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। ऑर्डिनेंस समझते हैं आप लोग क्या होता है? ऑर्डिनेंस हाँ, देखिए होता क्या है, कोई भी अगर डिसीजन देश में लेना है, कोई लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा? लॉ मेकिंग बॉडी सेंट्रल लेवल पे कौन सी है? पार्लियामेंट है। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, रिसेस चल रहा है, गैप है, लोकसभा और राज्यसभा नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय अगर कोई लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है और सत्र नहीं चल रहा, तो उस समय जो प्रधानमंत्री साहब हैं, जो कैबिनेट हैं, वो एक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, बिल बनवा सकते हैं अपने मंत्रालय से, और उसको दे सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट साहब को। और प्रेसिडेंट साहब सीधे उसको लगा देते हैं अपने ऑफिशियल ऑर्डर से। तो ये भी प्रकार का बिल है, पर एक ऐसा बिल है जिसको लोकसभा राज्यसभा में लाया ही नहीं गया। क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले बिल बनाया जाता है बेटा, बिल मतलब एक ड्राफ्ट, एक मसौदा जिसमें रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में लिखा जाएगा। फिर इस बिल को पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा के थ्रू पास करा के कहाँ भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। यहाँ क्या है, सीधे बिल बाईपास करके भेज दिया गया। कहाँ पर? क्योंकि ये दोनों का सेशन चल ही नहीं रहा था। ऐसे बिल को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन इसका एक समय होता है, ये ऑर्डिनेंस लाइफ टाइम के लिए लगाए नहीं जा सकते। इनकी एक अवधि होती है, एक टेन्योर होता है, एक डेडलाइन होता है, कब तक ये एक्टिव रहेंगे। कुछ समय बाद ये लैप्स भी कर जाते हैं। कौन? ऑर्डिनेंस। क्योंकि दोबारा जब सेशन होगा तो फिर से ऑर्डिनेंस को पेश करना पड़ेगा सरकार को, इस बिल को। कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा डिस्कशन होगा। और अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो जो ऑर्डिनेंस लगाया गया था उसको भी काट के हटा दिया जाएगा। तो ये तभी लाया जाता है जब लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो, और जब दोबारा सत्र में आ जाएंगी तो पुराना चल रहा ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे, वोटिंग होगी उस पर। और अगर वोट में पास नहीं हो पाया तो बिल तो लैप्स हो गया, जो ऑर्डिनेंस चला था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, 6 months एंड 6 weeks ये इसकी होती है एक टेन्योर। अभी के लिए आप जान सकते हैं कि ऑर्डिनेंस 6 महीने तक चल सकता है, और उसके साथ साथ 6 हफ्ते और चल सकता है। तो इसमें ये 6 महीने 6 हफ्ते क्या है, कैसे चलता है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा जब इसकी मैं प्रायोरिटी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए आप ये जान सकते हैं। तो हुआ क्या था कि ऐसे ही एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया गया था किसको? इस संगठन को, EPFO के थ्रू। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको पैसे बचाने में हेल्प करना, स्पेशली किसके लिए? उनके रिटायरमेंट के लिए। भाई जब तक आपके हाथ में ताकत है, शक्ति है और उम्र है, आप काम कर रहे हो, और जब तक काम करो तब तक ही तो कमा पाओगे। जिस दिन घर बैठ गए आप क्या करोगे? उस समय आपको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, आपके हेल्थ के बेनिफिट के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, आपको कुछ पेंशन टाइप की चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। तो उसमें ये हेल्प करता है कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन EPFO। ये ऑर्गेनाइजेशन एक मंत्रालय के अंदर में आता है, उसका नाम है श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री देखती है किसको? EPFO। तो इसी मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने लॉन्च किया था 1951 में किसको? इस ऑर्गेनाइजेशन को, EPFO। और ये कैसे लॉन्च किया गया था? इसके लिए पास किया गया था एक ऑर्डिनेंस। साल था 1951, 15 नवंबर। तो प्रेसिडेंट के थ्रू लगवाया गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस। ठीक, ये लगवाया गया और 1951 में प्रेसिडेंट साहब ने इसको लगवा दिया, प्रोमलगेशन कर दिया इसका, और ये बॉडी बन गई कौन सी? EPFO। कैसे बनी? एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। लेकिन उसके बाद जब दोबारा सत्र हुआ होगा, सेशंस हुआ होगा, किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। तो दोबारा से इसलिए बिल पेश किया गया और इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया गया किसके थ्रू? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट। एक बिल लाया गया। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन होता है, कुछ समय के लिए, जब तक फुल फ्लेज बिल नहीं आ जाता, क्योंकि डिस्कशन नहीं हो पा रहा लोकसभा राज्यसभा में, तो क्या कर दें? ऑर्डिनेंस से काम चला लें। तो 1952 में, मतलब 1 साल बाद, बिल बाकायदा पेश किया गया, क्योंकि तब तक हमारे पास चुनी हुई सरकार हो गई थी। याद करिए 47 में इंडिया जब आज़ाद हुई थी तब हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक गवर्नमेंट बना दी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, और प्रधानमंत्री नेहरू बन गए थे, पर उनको डायरेक्टली जनता ने चुना ही नहीं था।
बाद में जनरल इलेक्शंस हुए, उसके बाद चुनी हुई लोकसभा राज्यसभा आई, फिर बिल पास किए गए, उसमें से ये बिल ये भी था। ठीक है, तो इस बिल को बनाया गया, एक्ट बनाया गया किस लिए कि एक संस्था बनाई जाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका काम क्या होगा, प्रोविडेंट फंड, मतलब फ्यूचर का पैसा। ठीक है, कि आगे जब आप काम कर लेंगे, रिटायरमेंट होंगे, तब आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। ठीक है, तो किसके लिए, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ कहाँ काम करना, जनरली फैक्ट्रीज़ में या बाकी के जो भी, देखो उस समय देश में प्राइवेट कंपनी ज़्यादा नहीं थी, देश आज़ाद हुआ था, ये बात 1950s की है। मैक्सिमम चीज़ें सरकार ने नेशनलाइज कर रही थी, गवर्नमेंट हर चीज़ अपने अंडर लेती थी, जितनी फैक्ट्रीज थी, प्लांटेशन थे, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा जहाँ जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब को हम प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर में लेकर धीरे धीरे आएंगे। ठीक, लेकिन ये जो EPFO है और ये जो था, ये स्पेशली उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। व्यवस्थित जगह काम कर रहे हैं। इकोनॉमी में आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या होता है दोनों, बताना एक बार। वो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का होता है कि 20 और और भी बेनिफिट्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी हो या लिस्ट भी ऐसा कुछ, रजिस्ट्रेशन। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं या प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं या किसी आप MNC में काम करते हैं, PVT लिमिटेड में काम करते हैं, तो उस जगह पे आपका प्रॉपर एक पेरोल पे नाम होता है, आपको पर मंथ एक सैलरी मिलती है, उसके साथ कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ छुट्टियां मिलती हैं। आपको हटाने का तरीका होता है कि आपको पहले नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, बाकायदा हर एक चीज़ मिलती है आपको फ़ायदे वहाँ पे। तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मान लो बाहर जो मोमोज बेच रहा है या समोसे पे ठेला लगा, तो समोसे पे ठेला लगा, या एक आइसक्रीम वाला है, वो आज है कल जॉब नहीं रहेगा। हाँ, एक किराने की दुकान पे काम करने वाला छोटू, वो आज है कल मालिक बाहर निकाल देगा उसको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसे कहा जाता है। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, आज है कल होना हो। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है इस केस में। ठीक, तो स्पेशली EPFO किन एम्प्लॉयज़ के लिए आया था, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जो व्यवस्थित ढांचे में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब इधर उधर कहीं भी कुछ कर रहे हैं। EPFO आया था ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। बाद में सरकार ने अभी कोविड के समय इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी जोड़ दिया है, क्योंकि जब जॉब्स कट हुए तो कई लोग देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ गए, किस में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए ना। कितनी जॉब कट्स हुई, स्पेशली प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की हुई ना। प्राइवेट जॉब करने वाली भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, भाई आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, आप भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है, समझो उस चीज़ को। आपको हटाने नोटिस पीरियड का प्रावधान है वहाँ पर, तो वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन अगर जॉब चली गई, अब आप दुकान खोल के बैठे हो, आप अपनी गाड़ी ओला में लगा के रोज़ गाड़ी चला रहे हो, गिग इकनॉमी, फ्रीलांस काम कर रहे हो आप, मतलब कई लोग ने ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपनी जॉब उनको छोड़ना पड़ा। कई बार देखते हैं मैक्सिमम ले ऑफ कर देती कंपनी झटके में। गूगल ने निकाल दिए लाखों लोग, FB ने, फेसबुक ने निकाल दिए, ट्विटर ने निकाला। तो जिनको ले ऑफ कर दिया वो किस में आ गए, अब अनएम्प्लॉयड हो गए ना, अब वो कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स किस में आ गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तब तक वो कुछ इधर उधर दाएं बाएं करेंगे, अपना कुछ छोटा मोटा काम करेंगे काम। ठीक, तो ये एक्ट 1952 में आ गया। ठीक है, अब इस एक्ट को बोला जाता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, इस एक्ट से ताकत मिलती है इस संस्था को, किसको, EPFO को। तो EPFO कैसी बॉडी बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। ताकत मिलना मतलब इसको कहाँ से फोर्स मिली कोई काम करने की। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसको ताकत कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, तो कहाँ से मिलेगी, एक एक्ट से मिलेगी। ठीक, तो इसको इस एक्ट से ताकत मिल रही है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन, EPFO। अच्छा देखो, ये तो क्लास बस एक आपको ओवरव्यू देने के लिए था, तो मैं वो दे रहा हूँ। लेकिन जब इस क्लास को मैं स्टार्ट करूँगा आगे नेक्स्ट सेशंस में, तो जो टॉपिक उठाया जाएगा, जो दोनों जगह कॉमन रहेगा, AO में भी और APFC में भी, वो आपका टॉपिक रहेगा
इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है, मोस्ट अनटच टॉपिक रहता है। इसी में मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता क्योंकि ये पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि तैयारी मैक्सिमम किसकी हो रही होती है। हाँ, इस सिलेबस तुमको कहीं ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दिखेगा नहीं, दिख रहा है? ठीक है नहीं। तो डेलिबरेटली लिखा नहीं, कई बार कुछ क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो आ गए थे, कार्बन फुटप्रिंट वगैरह पे आ गए थे, लेकिन वो किस कैटेगरी में पूछ लिए गए? वो पूछ लिए गए करंट इवेंट्स के नाम पर, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन जो करंट में है वो करंट इवेंट के नाम पे पूछ सकता है, या उसको साइंस से लिंक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पहला रहेगा, और उसके साथ पैरेलल में 2-3 सब्जेक्ट चलते रहेंगे। मतलब अगर हफ्ते में 5 से 6 दिन क्लास होनी है तो 2-2 दिन करके स्लॉट्स मैं बांधूंगा। एक साथ ये चल रहा होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस, उसके साथ आपका चल रहा होगा जनरल इंग्लिश, उसके साथ आपका यहाँ चल रहा होगा अकाउंटिंग। उन सब्जेक्ट को पहले उठाया जाएगा जो सब्जेक्ट्स आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री उठाऊंगा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या अलग सा आ रहा है, क्योंकि टॉपिक्स वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो क्या तरीका अलग है वो मैं दिखाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह, लेकिन पहले उन सब्जेक्ट्स पे, उन डोमेन्स पे फिक्स करेंगे, फोकस करेंगे जो आप लोग फिलहाल उससे अनजान हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आज तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि जिस तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इनके बारे में पूछ लिया जाता है, यहाँ भी और इंटरव्यू में पूछा गया था। हमारे ऐसे भी जो बच्चों ने एग्जाम दिया, इंटरव्यू में गया तो उनसे पहला क्वेश्चन यही कई बार पूछ लिया गया EPFO के बारे में। भाई तुम यहाँ पे एक ऑफिसर बनने वाले हो, जहाँ काम करने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, क्या काम करता है ये, क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं, क्या एम है, कब बनाया गया, क्या स्कीम्स ये ऑफर करता है, क्योंकि उन्हीं स्कीम से आपको काम करना है। भाई ये पेंशन स्कीम पे काम कर रहा है, ये प्रोविडेंट फंड स्कीम पे काम कर रहा है, ये इंश्योरेंस देने में काम कर रहा है, आप ही लोग देंगे लोगों को सब काम। एनफोर्समेंट ऑफिसर आप हैं, अकाउंटिंग ऑफिसर आप हैं, APFC आप हैं, तो आपको इन्हीं योजनाओं पे काम करना है जो योजना किसके थ्रू आती हैं, EPFO थ्रू आती हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। घर जाइएगा और जब टाइम मिलेगा तो ये काम जरूर करिएगा। ये वेबसाइट का मैंने स्नैपशॉट डाला है, ठीक है। EPFO गूगल पर टाइप करना, पहला वेब लिंक आएगा ऑफिशियल वाला, उसको खोलना तो ये देखो ये होम पेज है इस संस्था का जिसमें तैयारी आप करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये, हाँ हाँ आता है बिल्कुल, हाँ ज़्यादा दादी के लिए, किसी के लिए, हाँ होता है भाई। उसमें ये चेक करते हैं कि जिनको पेंशन मिल रही है वो भी है, जीवित हैं कि नहीं। तो जीवन प्रमाण पत्र टाइप का होता है, लाइफ सर्टिफिकेट, अगर जीवित है तभी तो पेंशन मिलेगा, वरना गवर्नमेंट कब तक पेंशन देती रहेगी। वो आपकी एज को चेक कर रही है, या अगर नहीं है तो फिर जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं उनको मिलेगी पेंशन, पेंशन फिर आधी हो जाती है। जनरली होता क्या कि जो सैलरी होती है, सैलरी की हाफ हो जाती है पेंशन, और अगर जिनकी सैलरी थी, जिनको पेंशन में वो डेथ हो गई तो उनके जो पार्टनर हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ, उनको इसकी भी हाफ मिलती है पेंशन, ठीक है। मतलब अगर किसी की सैलरी रिटायरमेंट के समय 1 लाख थी तो पेंशन कितना मिलेगा, 50,000, और अगर उनकी डेथ हो गई तो जो उनके पार्टनर है हस्बैंड या वाइफ उनको 25,000 मिलेगा। तो उनका भी एक प्रमाण पत्र बनता है कि जीवित हैं तो अकाउंट में पैसा आता रहेगा इस केस में, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी वो वेबसाइट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ये, और देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप जाके इसके बारे में आज देख सकते हैं, अबाउट अस पेज का पढ़ सकते हैं। और जनरली देखिए ये इनकी मेन स्कीम्स हैं जो ये मेन स्कीम्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, EPF प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक, पेंशन स्कीम EPS, और यहाँ पे ये आपका इंश्योरेंस स्कीम है, बीमा जिसको आप कह सकते हैं, कि अगर आपकी डेथ वगैरह हो गई तो उसका बेनिफिट कैसे आपके परिवार को मिल सकता है, उसके बारे में मेन स्कीम्स इनकी ये हैं। प्लस ये इसके साथ साथ क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सोशल सिक्योरिटी। आप भाई ये सब चीज़ रहेगा तो आप सिक्योर रहेंगे ना, आप और आपका परिवार। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं आप काफ़ी पढ़ते हैं, स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, तो वो प्रधानमंत्री योजना जिससे सोशल वेलफेयर होता है वो भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ UPSC CSE में पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते भी हैं, गवर्नेंस में भी आता है, सोशल जस्टिस में भी आता है। तो सोशल जस्टिस तो ये भी कर रहा है ना,
तो इसमें भी कई सारी आपको स्कीम्स योजनाएं मिलेंगी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कई सारी प्रधानमंत्री योजनाएं पूछी गई हैं, पॉलिसीज़ के बारे में पूछा गया है, उस पर ऑप्शन पूछ लिए गए हैं। ठीक, तो एक बार इस वेबसाइट को देखना। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये 3 स्कीम देता है। ये स्कीम्स कौन सी हैं? प्रोविडेंट फंड स्कीम। प्रोविडेंट फंड क्या बताया था मैंने आपको? जो फ्यूचर में फंड की स्कीम। हाँ, देखिए होता क्या है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो एक होता है सैलरी जो आपको ऑफ़र की जाती है, इसको कहते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी। जैसे किसी का मेरा 12 लाख का पैकेज है तो उसको पर मंथ सही में 1 लाख नहीं मिलता हाथ में, क्या नहीं कहते, डिडक्शंस कट कटा के इतना हाथ में आता है, लेकिन सैलरी तो बहुत बड़ी है। किसी ने कहा मैं 25 लाख का पैकेज है, 3 करोड़ का पैकेज मेरा है, तो क्या सही में पर मंथ उतना मिल रहा है? कुछ पैसा डिडक्ट होता है, एक तो टैक्स के नाम पे हो गया, कुछ पैसा आपका कटता है PF के नाम पे। ठीक है, मान लो किसी की सैलरी लेट से 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो इसमें से कुछ पैसा इसी के अकाउंट से कट जाएगा और इसके दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? हाँ, एक प्रोविडेंट फंड में आपका एक अकाउंट बनेगा, उसके लिए अकाउंट नंबर होगा, जिसको हम कहते हैं हाँ UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बन जाता है, जैसे आपकी पासबुक वगैरह होती है बैंक की, वैसी प्रोविडेंट फंड की पासबुक होती है, कितना पैसा आपकी सैलरीज कटा और कहाँ गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो है आपका पैसा हर महीने कट कट के गवर्नमेंट के पास पहुँचता रहता है। गवर्नमेंट अपने एक पब्लिक अकाउंट फंड में इसको रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के पास कई सारे फंड्स होते हैं, एक फ़ंड का नाम ये है, याद आया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें से पैसा निकालने और डालने के लिए मनी बिल की आवश्यकता होती है, पार्लियामेंट से पूछना होता है। ऐसे ही पब्लिक अकाउंट फंड होता है, याद आया, उसमें आता है प्रोविडेंट फंड। उसमें से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को परमिशन नहीं लेनी पड़ती पार्लियामेंट से, मतलब मनी बिल वगैरह पास नहीं कराना पड़ता। तो जैसे हम लोग का पैसा अगर PF का कट रहा है सैलरी से, जैसे आप लोग का जब आप लोग बन जाएंगे तो कटेगा, तो पैसा किसके पास पहुंच रहा है? गवर्नमेंट के पास। पैसा है आप ही का, पर उस समय आप यूज़ नहीं करेंगे, आपको बाद में मिलेगा। लेट से तुम्हारे पर मंथ पैसा कट रहा है सैलरी से 5,000 रुपये, तुम 50,000 रुपये के लिए एंटाइटल हो, पर तुम्हारे हाथ में कितना आता है? 45,000 रुपये मान लो। और ये 5,000 कहाँ जा रहा है? ये इन हैंड तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारे एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाया गया उसमें जा रहा है, आप ही का है, पर अभी इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स से अगर आप पूरे साल भर काम किए तो 12 पंजे 60,000 जमा हो गया वहाँ पे। सैलरी बढ़ेगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा, पे कमीशन लगेगा, या अगर प्राइवेट में तो वहाँ भी बढ़ेगी। तो जब सैलरी बढ़ती है तो ज़्यादा अमाउंट कटना शुरू हो जाता है, किसमें? प्रोविडेंट फंड में। तो जितनी इतनी सैलरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा पर मंथ कटना शुरू हो जाएगा। कहाँ जाएगा? ये प्रोविडेंट फंड में। और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, या आप वॉलंटरी रिटायर होते हैं, या आप जॉब छोड़ देते हैं, या आपको अनएम्प्लॉयड हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने PF के पैसे से निकलवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं PFO में, कि मैं इतने समय से अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई रीज़न हो सकता है, या मैं जॉब खुद ही छोड़ रहा हूँ और मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो जो पैसा मेरा पर मंथ कटा था वो मुझे दीजिए। तो गवर्नमेंट आपका पैसा अपने पास रखती है और मौके पे आपको देती भी है जब आप मांगते हैं, और सूद समेत देती है, मतलब इंटरेस्ट लगा कर। इस समय जो इंटरेस्ट चल रहा है वो है 8.1%, मतलब जितना पैसा जमा है उस पर 8.1% इंटरेस्ट लगा के गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। और ये गवर्नमेंट पैसा आपको अपने पास रख रही है, इससे अपने बाकी काम कर रही है। ठीक है, जो भी फंड्स उसको यहाँ वहाँ खर्च करने में यहाँ से निकाल लेती है, क्योंकि सारे लोग एक दिन तो पैसा मांगने आएंगे नहीं, हर दिन कई लोग ऐड हो रहे हैं सिस्टम में, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का भी PF कट रहा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो किसी प्राइवेट कंपनीज में, रजिस्टर्ड कंपनीज में है, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को रोज़ पैसा मिल रहा है। और कुछ लोग डेली रिटायर भी हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट डेली दे भी रही है, तो रोज़ नया पैसा आ भी रहा है, रोज़ कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना भी पड़ रहा है। इसी फंड को मैनेज करने का काम EPFO करता है, और ये लोग बाद में आप लोग करेंगे। तो पेंशन स्कीम्स को देखना, उसकी ग्रीवेंसेस को देखना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स को देखना, उसकी ग्रीवेंसेस को देखना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसमें जो नई योजनाएं आई हैं उसके तहत लोगों को बेनिफिट देना, जो बेनिफिशरीज़ हैं, इंश्योरेंस पे काम करना, यही सारा काम होता है EPFO का। उसके अंदर काम कर रहे EO, AO और APFC का। ठीक है,
तो ये 3 स्कीम्स होती हैं जो मेन स्कीम्स हैं ईपीएफओ की, जो सेवाएं प्रदान कर रहा है ईपीएफओ। एक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, एक पेंशन स्कीम है, और एक आपकी जितना आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है अपना फंड में, उसके अगेंस्ट आपको कितना जीवन बीमा या इंश्योरेंस मिल सकता है, उसके लिए एक स्कीम है। तो ईपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में, कि पर मंथ पैसा आपको इकट्ठा है और एक फंड में एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उस पर बाद में इंटरेस्ट भी जुड़ना शुरू होता है, जो मैंने बताया आपको कि 8.1% इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको फ़ायदा भी है भाई। वो पैसा अगर तुम्हारी जेब में होता तो खर्च कर देते, या पड़ा रहता तुम्हारे पास, लेकिन अभी वो जहाँ पड़ा है वहाँ पर उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, वो बढ़ भी रहा है, फ़ायदा ही है आपके। तो ये सोशल सिक्योरिटी है आपकी। वो पैसा सेव भी हो रहा है, जो आपको बाद में मिलेगा झटके में, और उस पर कुछ इंटरेस्ट लग के मिलेगा, ठीक। तो आपको जब आप रिटायरमेंट पे आ जाएं, या आप रिज़ाइन कर दें, या आप मर वर जाएं, या बीच में कुछ पैसा निकाला भी जा सकता है। कई बार आप लोग सुना होगा कि घर वाले आपके गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो कई बार सुना होगा कि पापा ने पीएफ से कुछ पैसे निकलवाए हैं हाउस लोन के लिए, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, या एजुकेशन के लिए, या पर्सनल के लिए, या कुछ मैरिज वगैरह है, बीमारी है, तो कुछ पैसा, भाई पैसा तो आप ही का जमा है, उसी अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं और बाद में दोबारा को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पार्शियल विड्रॉल। भाई किसी ने 20 साल काम किया है, तो पर मंथ कितना पैसा जमा हो गया ना, लाखों रुपये जमा है उसके। उसने कहा मुझे 15 लाख चाहिए भाई, मेरे पैसा तो है, चाहिए मुझे, पार्शली चाहिए कुछ समय के लिए, तो पार्शियल विड्रॉल्स आपने कर लिए, क्योंकि आपके कुछ खर्चे थे, जैसे कि ये। लेकिन फुल अमाउंट आप तभी निकाल पाएंगे जब आप या तो रिटायरमेंट ले लें, या आप दिखा दें कि मैं तो रिज़ाइन करके बैठा हूँ, मेरे पास जॉब ही नहीं है, बेरोजगार हूँ फिलहाल, तो मुझे पैसा मेरा चाहिए, मेरा ही पैसा है वो, ठीक है, ये आपकी डेथ हो जाए। तो ये आपकी प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है। ये है पेंशन स्कीम, ठीक है। इसमें आपके रिटायरमेंट के बाद, या अगर आपकी बीच में कोई दुर्घटना हो गई, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं रहे आप, या जो भी आप पे डिपेंडेंट हैं रिटायरमेंट के बाद, आपके फैमिली वाले बच्चे, उनको पर मंथ कुछ पैसा मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। उसको मंथली बेनिफिट कहते हैं। जिनकी सुपरएन्युएशन मतलब जिनकी जॉब की रिटायरमेंट हो गई है, पूरा जो टेन्योर था, जो अवधि था, जो कार्यकाल वो पूरा सर्व कर चुके हैं अपना, या डिसेबिलिटी आ गई, काम करते करते उनका एक्सीडेंट हो गया, किसी फैक्ट्री में थे, चोटिल हो गए, अब काम करने के लायक नहीं बचे, या जो उनके सर्वाइवर्स हैं, मतलब जो उनके ऊपर निर्भर हैं, उनके मिसेस, या कल कोई चले गए तो जो उनकी विडो या उनके बच्चे, इन सबको कुछ अमाउंट पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये अमाउंट कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी लगभग एवरेज सैलरी क्या रही है पिछले 12 महीनों में। जब आप रिटायरमेंट पे आ रहे थे तो लास्ट 12 मंथ की क्या रही है, या जब आपने जॉब छोड़ दी, एग्जिट आपकी क्या रही है, और आपने लगभग कितने साल तक काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेंशन कैलकुलेट होता है, ठीक है, और उसका मंथली बेनिफिट आपको मिलना शुरू होता है। एक होता है ये इंश्योरेंस स्कीम, ये तब है कि मान लीजिए अगर इन केस डेथ हो जाए एम्प्लॉय की, जो कि ईपीएफओ का मेंबर था, उसने अपना अकाउंट खुलवा रखा था, पर मंथ पैसे उसके कट रहे थे, तो उसको कितना इंश्योरेंस बीमा मिल सकता है जिससे उसकी फैमिली को सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, उसके लिए भी ये एक स्कीम है। तो ये 3 मेजर स्कीम्स हैं किसकी, ईपीएफओ की, जो ईपीएफओ चलाता है। तो ये शॉर्ट में आपने इन स्कीम्स के बारे में फ़िलहाल समझ लिया, शॉर्ट में, डिटेल में बाद में बताएंगे। अब ये जो ईपीएफओ का अकाउंट है, जो आपका अकाउंट ओपन होगा, इसको एक्सेस कैसे करोगे। जैसे आपका अपना अकाउंट होता है, जीमेल का अकाउंट होता है, नेट बैंकिंग अकाउंट होता है, तो उसके लिए क्या होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड, तो इसमें कुछ होना चाहिए वैसे ही, ठीक है। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ईपीएफ, सब्सक्राइबर मतलब जो एम्प्लॉय जिनका नंबर रजिस्टर्ड है किसके साथ, ईपीएफओ के साथ, जिनका पैसा पर मंथ कट के यहाँ जा रहा है, तो उनका एक होता है पीएफ अकाउंट। और गवर्नेंस में जब ई गवर्नेंस आ गए तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो ये अकाउंट भी कैसे हो गए, ऑनलाइन हो गए, ठीक है। तो ये पीएफ अकाउंट्स ऑनलाइन जो है, इनको एक्सेस करना मतलब इनको खोल के चेक करना, कितना पैसा मेरा पड़ा है इसके अंदर, कितना इसमें इंटरेस्ट लग के कितना ये हो गया, कितना मैंने पार्शली विड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करना, जैसे कि पैसे को निकलवाना या अपना बैलेंस चेक करना, इसके लिए आपके पास एक होता है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं ईपीएफओ मेंबर पोर्टल में। ये वही वेबसाइट है जो भी आपने देखा था नीचे, फिर देखिए दिख रहा है। तो यहीं पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं
इसके सर्विसेज में जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको मेंबर लॉगिन मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय लॉगिन मिलेगा, एम्प्लॉय लॉगिन मिलेगा। वहाँ पे आप अपने यूएएन के साथ जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितना पैसा क्या पड़ा है, ठीक है। पेंशनर के लिए अलग से पोर्टल होता है, वो अपना पेंशन चेक कर सकते हैं कितना डिसबर्स हुई, कितना आ रही है, ठीक है। ये आपका ईडीएलआई, ये वो है, इंश्योरेंस स्कीम वाला है। जीवन प्रमाण जो अभी आपने बताया एक बनाना पड़ता है, वो सब भी अब ऑनलाइन हो गया है कि भाई आपको पेंशन मिल रही है तो चेक करना होगा ना कि अभी आप जीवित हैं। ऐसा मतलब चले ही गए फालतू में पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो यही मेन पोर्टल है, यही देखिए पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है जहाँ पे सारे काम होते हैं। ये मेन डैशबोर्ड है। और एग्जांपल किसका, ई गवर्नेंस एग्जांपल है कि ये सारी सेवाएं, ये सारे स्कीम्स आपको एक वेबसाइट के थ्रू, ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने इस संगठन के थ्रू, ईपीएफओ के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई पासबुक वगैरह सब है। केवाईसी के लिए अपडेट आपको करना हो, उमंग ऐप के बारे में शायद सुना होगा, अभी आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन है। और फिर गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, एक और पोर्टल बना दिया जो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कहा कि उनका भी कुछ होना चाहिए हमारे साथ डेटा, हमें पता रहे कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए बाद में जो है एक कॉमन पोर्टल बनाया, श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम मतलब जो लोग लेबर परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जो है उनके लिए भी पोर्टल यहाँ बनाया गया, उसको भी आगे देखेंगे। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है ये बेसिकली आपको अपने ईपीएफ अकाउंट को लॉगिन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक 12 डिजिट का नंबर होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह होता है, वैसे ये एक अकाउंट नंबर है ईपीएफ अकाउंट का। ये नंबर आपको हर एक एम्प्लॉय को कौन देता है, ईपीएफओ देता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आपके बिहाफ पे आपका एक ईपीएफ अकाउंट ओपन करवाता है, केवाईसी करवाता है आपकी, और फिर ईपीएफओ आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दे देता है, ठीक है। जो नंबर जो मिलता है आपको उसको कहा जाता है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये हमेशा सेम रहेगा। एक बार ये आपको मिल गई, आपके पैन कार्ड से लिंक होता है, पैन कार्ड तो चेंज होता नहीं बार बार, एक ही बन गया पैन कार्ड, और आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो गया, आधार से लिंक हो गया। तो एक बार अगर आप एक बार सेक्टर में आ गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका एक बार बन गया है कौन सा, यूएएन, ये आपका फिक्स रहेगा। भले आप बाद में जॉब जितनी बार चाहो स्विच कर लो, आज आप इस कंपनी में हो, कल आप उस कंपनी में हो, फिर आप सरकारी में आ गए, फिर आप सरकारी छोड़ के दोबारा प्राइवेट में आ गए, तो आपने कई कंपनी स्विच करी, जहाँ जहाँ काम करोगे वहाँ वहाँ से पैसा कटेगा ना पीएफ का। मान लो कोई व्यक्ति पहले एक्स कंपनी में था, उसको सैलरी मिले थे से 50,000 रुपये, उसका पर मंथ ये कट रहा था 5,000 रुपये, फिर उसने स्विच किया, वाई कंपनी में गया, अब उसको 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है और ज़्यादा पैसा कट रहा है उसका पर मंथ। फिर उसने स्विच किया, जेड में वो 10 लाख रुपये कमा रहा है पर मंथ, फिर उसका कुछ 1,000 रुपये कट रहा है किसमें, पीएफ में। तो ये पैसा भी इकट्ठा हो गया उसका, ये पैसा भी, ये पैसा भी। पर उस समय ये किसी और कंपनी का मेंबर था, अब किसी और। तो मेंबर आईडी अलग अलग हो जाती बाद में, कि पहले आप इस कंपनी मेंबर थे, आप इस कंपनी के थे, इस कंपनी के थे, लेकिन आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सेम रहेगा। तो वही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है यूएएन। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो यूएएन होता है किसी भी एम्प्लॉय का, वो सेम रहता है, भले वो अपनी जॉब स्विच कर दे, स्विच मतलब यहाँ से वहाँ बदल दे, ठीक है। तो जब भी जॉब चेंज होती है, मेंबर आईडी चेंज हो जाती है, मतलब मेंबर नंबर चेंज हो। भाई आप पहले इस कंपनी मेंबर थे तो मेंबर आईडी आपको इस कंपनी ने दी थी, अब आप दूसरी कंपनी में आ गए, मेंबर आईडी वो देगा आपको, लेकिन जो मेन यूएएन नंबर है वो सेम रहेगा। तो न्यू आईडी जो है उसको आपको नई कंपनी देगी और उस आईडी को लिंक कर देगी किससे, आपके यूएएन से। तो यूएएन फिक्स रहेगा, आप जितनी बार कंपनी स्विच करेंगे कंपनी की मेंबर आईडीज चेंज होती रहेंगी बस। तो जब आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके देखना हो कितना मेरे पास पेंशन आ गया, मतलब सॉरी पीएफ मेरे पास अकाउंट में है, और मान लो मैंने अब तक 3 बार कंपनी स्विच करी है, एक्स कंपनी में था, फिर वाई में था, अब जेड में हूँ, और मुझे काम करते 10-15 साल हो चुके हैं, मुझे चेक करने मन किया कितना पैसा मेरे पास पड़ा है। तो मैंने क्या किया, अपने यूएएन नंबर के थ्रू और एक पासवर्ड जो मैंने सेट किया था और ओटीपी के थ्रू मैंने क्या किया, लॉगिन किया इस पोर्टल में, यही जो नीचे वेबसाइट देखा था आपने, मैं वहाँ गया, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, मेरा डैशबोर्ड खुल के आ गया। अब मुझे वहाँ पे ये 3 मेंबर आईडीज़ दिख रही होंगी, एक्स कंपनी की, वाई कंपनी की, जेड कंपनी की। एक्स क्लिक करूँगा तो एक्स कंपनी का पूरा खुल के आ जाएगा पोर्टल मेरे सामने, कि जब तक मैं यहाँ तक मेरा पर मंथ कितना कटा है, उस पर कितना इंटरेस्ट लग गया और कितना पैसा इकट्ठा हो गया मेरे पास। फिर मैं यहाँ से बाहर आके वाई वाले चेक करूँगा, वाई मेंबर आईडी पे, फिर जेड की मेंबर आईडी चेक करूँगा।
मान लो टोटल यहाँ पे मेरा 5 लाख जमा है, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 15 लाख जमा है, सब मिला कितना हो गया, जितना भी हो गया वो है। लेकिन ये तीनों मेंबर आईडी किससे लिंक है मेरी, इसी यूएएन से लिंक है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, इसी के थ्रू आप लॉगिन करते हैं ईपीएफओ में, समझ में आया? इसी के साथ एक ऐप है, इसे कहते हैं उमंग ऐप, ठीक है। इसका नाम पहले सुना हो कभी, अगर तुमने गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज़ या मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, गवर्नेंस को ई गवर्नेंस पर लाने के लिए, हर एक चीज़ ऑनलाइन मिल जाए। तो एक उमंग ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपने यूएएन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, तो वही चीज़ जो वेबसाइट में आप देख रहे हैं वो आपके स्मार्टफोन में आ जाएगा, ठीक। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने यूएएन नंबर और अपने पासवर्ड के साथ उमंग ऐप को लॉगिन करके ईपीएफओ की सारी चीज़ें, मतलब अपना पासबुक आपको देखना है, कितना पैसा आपने निकाला है वो देखना है, या आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। मान लो उसमें आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना जिस पे ओटीपी आता है, तो ये सब प्रोफाइल अपडेट करना आप इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था यूएएन नंबर, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल खाता संख्या, ठीक है, जो फिक्स रहता है, सेम रहता है। एक बार आप एम्प्लॉय बन गए, आपका ये फिक्स हो गया, फिर जितने कंपनी चेंज करोगे मेंबर आईडी बस चेंज होती रहती है। तो यही लोग जब रिटायर मतलब पेंशन मांगते हैं या अपना पीएफ पैसा मांगते हैं, तो जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पोर्टल में जाके, तो उनको क्लियरेंस कौन देता है, यही अलग अलग एओ, ईओ, एपीएफसी, इनकी जो ग्रीवेंसेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इन्हीं ईओ, एओ या एपीएफसी पास जाती हैं। और इन सारी स्कीम्स का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, बेनिफिशरीज तक बेनिफिट पहुंचता रहे, ये भी कौन देखता है, यही लोग देखते हैं। वही बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस संस्था के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले मैं आपको ईपीएफओ के बारे में कुछ मेन काम समझा रहा हूँ। जब तक किसी चीज़ से जुड़ोगे नहीं ना, तब तक तैयारी करने मन भी नहीं करेगा। जब तक तुम फील नहीं करोगे बेसिकली मेरा क्या रोल होगा, मैं दिमाग तो यहाँ पे थका ही नहीं पड़ गया अपना, एक्स्ट्रा करने जा रही हूँ, क्यों करूँ, क्या मिलेगा। तो जब तक उस रोल को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये एक फुल फ्लैश डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब मतलब आराम से बैठिए सिस्टम लेकर वर्क स्टेशन पे, अच्छे एसी इन्वायरमेंट में, और पूरा इंडिया घूमने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब पे ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो भारत दर्शन तुमको इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे पैकेज के साथ होगा, हेडेक कम से कम होगा। टाइमिंग बहुत, छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं, टाइमिंग भी कम होगी, छुट्टियाँ भी काफ़ी मिलेंगी, होली दिवाली वगैरह सब मिलेगा तुमको। एसडीएम बनने के बाद तो नहीं मिलता, ठीक है ना। सर जैसे मतलब किसी भी गवर्नमेंट टीचर मतलब कि इसमें इसका भी तो पैसा हाँ होता है पीएफ में ना, हाँ। हाँ। तो सर जैसे उसके घर में कोई भी बीमार है, तो अगर वो बैंक लोन लेता है मतलब इससे ना निकाल के, तो ये उससे उसकी सैलरी से कटेगा कि ये? अगर ये इसको एज अ मॉर्टगेज रख के लिया गया है बेटा, तो यहीं से कटेगा। लेकिन अगर सीधे बैंक से लोन लिया गया है, तो आपकी सैलरी से ईएमआई कटेगा आपकी। सर जैसे कोई बीमार है तो हम इससे भी तो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें ऑप्शन है, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, सीधे निकाल सकते हैं, उसमें आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये आपका अपना ही पैसा है, क्योंकि ये आपका अपना ही पैसा है। कई बार लोग इसको पहले इसी से मंगाते हैं, लेकिन फिर लोन तो ख़त्म हो गया, अब टॉपअप भी नहीं हो पाया, अब और लोन चाहिए तो दूसरे बैंक से और बैंक से। लोन एक ऐसी बीमारी की अगर आदत लग गई आपको, फिर आप हमेशा लेना चाहेंगे। क्रेडिट जानबूझ के दिया जाता है। कभी इसमें सोचा कि तुमको बार बार क्यों फ़ोन आते, लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, जबकि वो जानते हैं हो सकता है अभी आप अर्निंग में नहीं है, फिर भी बोलते हैं आपका अकाउंट नंबर है, आप क्रेडिट कार्ड लेंगे क्या। क्यों डेबिट कार्ड क्यों नहीं कहते हैं लेने को, क्रेडिट कार्ड ही क्यों। कभी सोचा है ये क्रेडिट कार्ड क्यों कहते हैं, लोन के लिए क्यों कहते हैं, कार लोन के लिए क्यों कहते हैं। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, लोन का पैसा होता है। एक बार अगर आपने क्रेडिट कार्ड की आदत लगा ली, क्रेडिट मतलब पैसा आपने लोन पे लिया है, आपने कहा मेरा क्रेडिट कार्ड पैसा काट लो, क्रेडिट मतलब वो पैसा आपके पास नहीं है। अगर मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मेरे पास डेबिट कार्ड भी है, जब मैं डेबिट कार्ड स्वैप करूँगा, कहीं स्वाइप करूँगा या पैसा निकालूंगा एटीएम से, तो पैसा कहाँ से कटेगा, मेरे ही अपने अकाउंट से, जो मेरी जमा पूंजी थी, मेरा पैसा है वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करूँगा कहीं पे या पेमेंट करूँगा,
मेरे से नहीं कटा है, एक तरह से बैंक से मैंने लोन ले लिया है, जो कुछ समय मुझे टाइम मिला है। अब मुझे कुछ समय बाद वो पैसे को पे बैक करना होगा, कुछ एक छोटा सा टैक्स देकर उस पर। और अगर नहीं दूंगा तो मैं क्या बन जाऊँगा, डिफ़ॉल्टर, पेनल्टी लगेगी मेरे ऊपर, सिविल स्कोर खराब होगा मेरा। लेकिन जब मैं पे कर दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अरे वाह दोबारा और ले लेते हैं, तिबारा और ले लेते हैं। तो होगा क्या, हमेशा आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएंगे। आपकी सैलरी होगी 50,000 रुपये पर, आपके खर्च होंगे 1 लाख के, क्योंकि बाकी ये 50,000 कहाँ से मैनेज करते हो तुम पर मंथ, एक लोन ले लेकर, फिर उसको फिर दोबारा चुकाते हो, फिर लोन ले लेते हो, चुकाते हो। तो इससे क्या है कि आप बार बार लाइबिलिटी अपनी बढ़ा लेते हैं। डेबिट कार्ड या तुम्हारे बैंक पैसा तुम्हारा एसेट होता है, एसेट मतलब आपका अपना पैसा, अपनी चीज़। क्रेडिट कार्ड आपकी लाइबिलिटी है, ये वो पैसा है, ये वो रिसिप्ट है जो पैसा मिल तो गया तुमको, लेकिन तुम्हारा अपना नहीं, तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जैसे आप लोग जब बजट पढ़ते हो, गवर्नमेंट बजट, तो उसमें आपने नाम सुना होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। जिन्होंने इकनॉमी पढ़ी वो जानते होंगे ये बात। गवर्नमेंट जब आपसे पैसा लेती है वो पैसा अलग अलग प्रकार से लेती है। एक पैसा लेती है इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, फीस और फाइन्स के रूप में। फॉर्म भरते हो, पैसा जमा करते हो, नहीं इसका तुम लोग नहीं भरे होगे, फ्री में हो गया होगा, लेकिन कहीं कहीं भरना पड़ता है, चालान कटता है। तो ये सब पैसा किसके पास पहुँच रहा है, गवर्नमेंट के पास पहुँच रहा है। तो ये पैसा आप गवर्नमेंट से दोबारा नहीं मांग सकते, इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब गवर्नमेंट का ये पैसा गवर्नमेंट को एज रेवेन्यू इनकम मिला है, जो गवर्नमेंट का अपना है। भाई गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स क्यों लेती हो, कहती है हम आपको इनकम टैक्स इसलिए आपसे लेंगे क्योंकि आप ही के पैसे से हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए बिजली प्रोवाइड करते हैं, आपके घरों में पानी पहुंचवाते हैं, रोडें बनवाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाते हैं, हाईवे बनवाते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आप ही से लेंगे, लाइए इनकम, जितना कमाओगे उतना टैक्स ले लेंगे आपसे, तो इनकम टैक्स हो गया। पर कभी कभी गवर्नमेंट कुछ पैसे आप लोग से लेती है जो बाद में चुकाती है आप लोग को गवर्नमेंट। ये है वो पैसा पीएफ वाला, ठीक है। पीएफ का पैसा भी गवर्नमेंट की इनकम ही तो है। मान लीजिए आज आप जॉब में गए, पर मंथ आपके अकाउंट से पैसा कटना शुरू हो गया, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये। पैसा कहाँ पहुँच रहा है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के भाई पैसा आपके अकाउंट में दिख रहा है कि मेरे पैसे यहाँ पर इतने हैं। भाई आप क्या करोगे, आप ईपीएफओ में लॉगिन करोगे, चेक करोगे पैसा मेरा कहीं गायब तो नहीं हो गया, तो वहाँ पे आपको ईपीएफओ शो करेगा नहीं आपका इतना पैसा है। पर सही में गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करके रख नहीं रही तुम्हारा, वो बस तुमको दिखा रही कि इतना है तुम्हारे पास। वो सारा पैसा तुम्हारा यूज़ कर रही है, अपने अलग अलग फंड्स में निकाल निकाल के डाल रही है। लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट है, उसके पास आय के साधन बहुत हैं, तो जब आप उतना पैसा मांगोगे वो तुरंत आपको यहाँ से दे सकती है। हाँ, जब आप अप्लाई करते हो कि आपको अपना ईपीएफओ से पैसा निकालना है, तो अब दो चीज़ें होंगी, या तो आपको पार्शियली विड्रॉ करना होगा या आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा कि मैं अब काम छोड़ चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए, सारा पैसा दो मुझे। तो ऐसे में आपको पहले टिकट एनालाइज होगा। जैसे आप लोग नहीं कई बार अपनी कुछ कंप्लेंट बुक करते हो, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे सामान ख़राब आ गया, मिंत्रा पे नहीं आया, तो एक कंप्लेंट रजिस्टर जोमेटो पे किया, तो टिकट नंबर मिलता है, एक टिकट नंबर मिलेगा, वो ईपीएफओ किसी एक व्यक्ति को असाइन हो जाएगा। फिर आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी आएगी कि आपका अभी ये 5 लेवल पे जाने वाला है, अभी इस लेवल पे है, फिर क्लियरेंस लेवल 2 पे आएगा, फिर क्लियरेंस लेवल 3, फिर क्लियरेंस लेवल 4, और फाइनली पैसा आपके अपने पर्सनल अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इसके बेटा अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं। ईपीएफओ एक ऐसी संस्था है जो बहुत तेज काम करती है, मतलब हो सकता है ये 2 से 3 या 4 हफ्तों के अंदर आपको पैसा निकाल के दे दे, दोनों। अगर अभी आप जॉब में आपको तुरंत चाहिए तो पार्शली देगा, आपने पूरा रिटायरमेंट ले ली या आपने जॉब ही छोड़ दी है, पूरा दे देगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देगा आपका। बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं ये लोग, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट की, क्योंकि नहीं करेगी तो लोगों में गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं रहेगा ना। आप अपना पैसा दे रहे हो गवर्नमेंट को, और मौके पे जब गवर्नमेंट नहीं दे तुमको, कटवाओगे पैसा। ठीक है। पर ये जो पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। ये पैसा गवर्नमेंट के लिए लोन की तरह है, जो गवर्नमेंट ने आपसे ले तो लिया है, पर आपको विद इंटरेस्ट देगी ना। मैंने कहा ना 8.1% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन चुकाता है, जो लोन देता है, जो लोन लेता है। अगर मैंने अभी जगह हाउस लोन ले लिया, इंटरेस्ट मैं चुकाऊंगा या बैंक देगा मुझे इंटरेस्ट? मैं चुकाऊंगा ना। पैसा यहाँ पे एम्प्लॉय किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। तो मैं एम्प्लॉय हूँ, आप गवर्नमेंट, मैंने अपना पैसा कटवा के आपको दिया ना, तो मैंने लोन दिया था आपको, तो इंटरेस्ट कौन देगा मुझे, आप ही दोगे ना। तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है एम्प्लॉय को कि जब आप निकालने आएंगे तो विद इंटरेस्ट आपको इतना पैसा वापस कर देंगे, और पर मंथ दिखाएगी कि आपके अकाउंट में इतना पैसा मैंने इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया है, जो कि जुड़ता है नहीं, पर वो दिखता है, रिफ्लेक्ट यहाँ होता है।
ठीक है, ताकि आपको दिखे कि नहीं मेरा इतना पैसा यहाँ पर एज इट इज़ है। ठीक, और कुछ जानकारी? ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब ये जो भी आपने ईपीएफ स्कीम देखी थी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो पीएफ में बेसिकली क्या पैसा कटता है, कैसे कटता है, ये थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी जाननी चाहिए आपको। तो देखिए, जो पैसा आपका कटता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, तो उसमें कुछ पैसा आपका कटता है और कुछ पैसा आपका एम्प्लॉयर देता है उस अकाउंट में। ठीक है ना, मान लो ये एक अकाउंट है, इस पर आपका यूएएन नंबर असाइन हो गया है, ये एम्प्लॉय है, ये उसका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी दे रहा है आपको, जो कंपनी है आपकी जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ सर्विस कर रहे हैं आप। तो पर मंथ कुछ पैसा आपके अकाउंट से कट किस में जा रहा है, पर मंथ आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसा यहाँ डाल रहा है। एम्प्लॉयर जो है वो लगभग इतना पैसा डालता है आपके अकाउंट में, ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आपके ईपीएफओ अकाउंट में पर मंथ कितना पैसा डालता है आपका खुद का अपना एम्प्लॉयर जहाँ आप काम करते हैं, जो आपका जो कंपनी है जहाँ आप काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो आपके प्रोविडेंट फंड में जितनी आपकी सैलरी है उसका परसेंटेज दिखा यहाँ पे। ठीक है, कि सैलरी का 3.67% पैसा कहाँ डाल देता है वो आपके प्रोविडेंट फंड में, जो आपको दिखेगा कि इतना पैसा आया मेरे पास। ठीक है, फिर आपकी सैलरी का 8.33% पैसा वो डाल देता है आपकी पेंशन स्कीम में। ठीक है, ऐसा नहीं कहता कि किसी का पैकेज मान लो 25 लाख का है तो उसको इन हैंड नहीं मिल रहा है पर मंथ इतना पैसा, कुछ कट रहा है ना। तो कहाँ कट रहा है भाई? अगर ये पैसा आपके बिहाफ पे कौन जमा कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर, तो दिखाएगा ना कि हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है आपकी। इसे कहते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी। भाई कंपनी आपके बिहाफ पे इतना पैसा जमा कर रही है ना आपके अकाउंट में, तो कंपनी पे कॉस्ट जा रही है ना आपकी, तभी आपको पैकेज इतना बढ़ा देते हैं। CTC इन हैंड आता है मूंगफली है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, उस तुम्हारे सगी वाले हैं क्या कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे? यहाँ अपना नहीं देता पैसा एक्स्ट्रा, तुम क्या समझ रही हो? ठीक है, उसके साथ साथ कुछ पैसा जो है 0.5% के आसपास आपके इंश्योरेंस में जाता है। और प्लस इस ईपीएफ अकाउंट को मैनेज करने के लिए कुछ कन्वीनियंस चार्ज देना पड़ेगा ना, एडमिन चार्जेस। तो ईपीएफ के एडमिन चार्जेस और ये इंश्योरेंस के एडमिन चार्जेस 1.1%, 0.01% ये भी देना पड़ेगा। ईपीएफओ में जाता है ये पूरा पैसा। भाई ईपीएफओ आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना अपने पास, तो उसको पैसा भी तो मिलेगा, कन्वीनियंस फी तो बोलेगा यहाँ से। तो अब ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी, कि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, मोमोज वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनका पैसा पर मंथ पीएफ में जाए, कटे। इसके लिए एक्ट बनाया गया है, उससे मैंडेट किया गया, ज़रूरी किया गया, ऑब्लिगेटरी किया गया है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉई जो काम कर रहा है, लेबर या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और एम्प्लॉयर, दोनों के लिए ज़रूरी क्या करना कि वो पर मंथ इस अकाउंट में ईपीएफओ में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। ठीक है, ईच मेक a 12% contribution of employees DNS allowance and basic salary। सैलरी देखो बेटा जनरली दो पार्ट में होती है। जनरली एक होता है बेसिक सैलरी, बेसिक पे, एक होता है महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस, DA सुना होगा आप लोगों ने, DA HRA बेसिक सैलरी। तो जितना एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है प्लस जितना उसका DA है, उसको मिला के जो सैलरी बन रही है उसका 12% कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब पैसा, मतलब सब मिला के मान लो किसी को मिलता है कितना, 50,000 रुपये, ये उसको मिलना था, लेकिन उसमें से 12% पैसा एम्प्लॉय की सैलरी कटेगा और कहाँ जाएगा, ईपीएफ में। और लगभग एम्प्लॉयर भी उतना 12% कहाँ देगा, ईपीएफ में। मतलब आपके पास इन हैंड 50,000 नहीं आया, उसमें से 12% को कट गया, कहाँ जा रहा है आपका, आप ही के अपने अकाउंट में, जो कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, जिसमें पैसा आपको बाद में मिलेगा। और पैसा आप ही के बिहाफ पे गवर्नमेंट को उस समय अपने पास रखेगी और उसके बिहाफ पे आपको सोशल सिक्योरिटी देगी बाद में, रिटायरमेंट के नाम पे इतना पैसा दे देगी बाद में आप। ठीक है, और यही काम आपका, हाँ हाँ हाँ, ये एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। और लगभग कुछ पैसा, जैसे आपने यहाँ देखा ये एम्प्लॉयर लगभग 3.67% पैसा ये एम्प्लॉयर जो है आपके बिहाफ पे डाल देगा, किसमें,
आपके पीएफ अकाउंट में। तो आपके पीएफ अकाउंट में 2 पैसा पहुंचेगा, एक आपकी तरफ से पहुंचेगा और एक हाँ दोनों की तरफ से पहुंचेगा, अकेले एक से नहीं जाएगा। पर क्योंकि एम्प्लॉयर डाल रहा है ना आपके बिहाफ पे, तो कॉस्ट टू कंपनी अपना क्लेम कर ले, भाई हमने आप पे खर्च किया है, भले आपको इन हैंड दे दें या कल को फ्यूचर में तुमको मिल जाए, दे तो तुम्हें ले रहे हैं ना। एम्प्लॉयर कहेगा ना मैं तो तुम्हारे नाम पे पैसा खर्च कर रहा हूँ ना, ये किसी और के पीएफ अकाउंट में तुम्हारे जाएगा, तो कॉस्ट तो मेरे पे आ रही है, तो मैं दिखाऊंगा सीटीसी, मैं कहूँगा तुमको इतना बड़ा पैकेज दिया है। नहीं कहते वो IITian को पैकेज मिला 2 करोड़ का पैकेज, तो ये नहीं कि 2 करोड़ मतलब पर मंथ जितना बना उनको उतना मिलेगा, तो उतना कटेगा भी। गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास खूब बड़ा पैकेज हो, क्योंकि जितना बड़ा पैकेज उतना ज़्यादा इनकम टैक्स दोगे और उतना ज़्यादा पैसा कटवाओगे पीएफ में, क्योंकि जब आपकी सैलरी बढ़ती है आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ता है और वैसे ही आपका पीएफ और कटना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ से फ़ायदा मिलता है, आपसे इनकम टैक्स भी वसूल लेती है, आपसे पीएफ भी और खींच लेती है, बाद में देगी आपको, लेकिन इकट्ठे तो ले लेती पहले आपसे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए लिखा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है ईपीएफ में, मतलब 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, जो एम्प्लॉय मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं, 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अ मंथली बेसिस। मतलब जो इनका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वह अपने एम्प्लॉय की 12% सैलरी क्या करेगी, काट लेगी और उसको कहाँ डाल देगी, ईपीएफ में। ये पैसा किसका था, एम्प्लॉय का था, एम्प्लॉयर ने पैसा काट लिया और ईपीएफ में डाल दिया, और ये सारा पैसा कहाँ पहुँच जाएगा, ईपीएफ अकाउंट में, जिसको हम यूएएन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि पैसा आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं काट तो दिया, पहुँचाया नहीं वहाँ पे। ठीक है, और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयर ने आपका पैसा काटा प्लस अपनी जेब से भी जो दिखाया आपको कि भाई देखिए हम भी आपके बिहाफ पे 12% पैसा कहाँ डालेंगे, आपके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन डाल तो आप ही ले रहे हैं, तो शो कर दिया सीटीसी में। ठीक है, मतलब कहने की बात ये कि पर मंथ 12-24% पैसा पहुंच रहा है आपकी सैलरी का आपके पीएफ अकाउंट में, जो बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, कितना भी हो तो 12% रहेगा ही। हाँ फिलहाल है ये तो देखो समय के साथ रिवीजन किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ जो हमारे पास स्लैब है वो 12% का है। ठीक है, और एज ऑफ नाउ जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो 8.1% पे लग रहा है। ये पैसा आपका पड़ा है ना, गवर्नमेंट से अगर हम कहें, हाँ गवर्नमेंट से अगर हम कहें कि हम पैसा क्यों दें आपको, उससे अच्छा पैसा हम डाल दें एफडी में अपना, इंटरेस्ट हमको वहाँ ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट को आपको कुछ देना पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भैया हमको दो, हम भी तुमको देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देती है लगभग 8.1% के आसपास। देखिए मैंने लिखा है करेंटली पीएफ इंटरेस्ट रेट इज़ 8.1%। ठीक है, तो साल भर का जो इतना इंटरेस्ट बना 8.1 के हिसाब से वो इकट्ठे एक साल में, मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, फाइनेंशियल समझते वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, तो उससे पहले ही गवर्नमेंट का जितना आप पे मान लो तब तक आपने जितना पैसा जमा करवा दिया अपना, तो गवर्नमेंट पर मंथ नहीं डालती आपके अकाउंट में पैसा 8.1%, वो इकट्ठे पूरे साल का 12 महीने का 8.1% देती है, इकट्ठे डाल देती है, आपको दिख जाता कितना है मेरे पास। ठीक है, तो ईपीएफ में पैसा कटवाने क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों हम लोग पैसे कटते हैं, क्या फ़ायदा है, तो उसका बेनिफिट देखिए। तो गिवन बिलो आर द बेनिफिट्स ऑफ द ईपीएफ स्कीम। पहली बात तो उससे हमें पैसे बचाने में हेल्प मिलती है, कब, लॉन्ग रन में, क्योंकि देखो जितना पैसा कमाते हो उतने खर्चे बढ़ जाते हैं। अब तुम घर से भी 10,000 मंगवा 20,000 खर्च पूरे हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं है, क्योंकि जब चादर बड़ी होती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट आपको हेल्प करती, कुछ पैसा पहले ही काट लेती, नहीं तुमको देंगे नहीं, तुम उड़ा दोगे, हमारे पास रख दो, तुम्हारे काम बाद में आएगा। तो लॉन्ग रन में पैसा बचाने में हेल्प करता है। और इसमें यह भी है कि आपको एक झटके में पैसा बचाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं एक झटके में आप पर मंथ इतना उठाएं और सेव कर दें बैंक में ले जाके। हो सकता है पर मंथ बहुत खर्चे हो आपके, पैसा कभी बचा ही ना पाए। आप में से कितने लोग पर मंथ पैसा सेव कर लेते हो, सेविंग नहीं हो पाती। देखो पैसा कमाना एक कला नहीं है, पैसा बचाना एक कला है। कमा तो लेबर भी लेता है, बचा पाता है। एक मजदूर जो सबके घर बनाता है वो खुद ज़िंदगी भर अपना घर बना नहीं पाता कभी। वो मिस्त्री, वो मजदूर, वो सबके घर बनाया है, अपने लिए उसके पास कुछ नहीं है। कमा वो भी रहा था, कला नहीं कमाना, बचाना कहीं ना कहीं, सेविंग करना है, सेविंग इज द आर्ट। तो वो सेव करने में आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है। तो हर महीने पैसे आपके कुछ ना कुछ कटते हैं पीएफ के नाम पर आपकी सैलरी से। ठीक है, और आपको बाद में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक झटके मिल जाता है। एक तो दिक्कत क्या है कि घर में तुम गुल्लक रखोगे भी, एक दिन तोड़ दोगे उसको गुस्से में, यार पैसे नहीं खर्च ज़्यादा, अगला तोड़ो उसको,
तो ये पिगी बैंक टाइप की चीज़ें भी खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे एक्सेस में है ना, तुम कभी भी तोड़ लोगे। एफडी तुम्हारे एक्सेस में है, प्रॉब्लम आई बैंक पहुंच गया या ऑनलाइन कर दिया, तोड़ो यार पैसा चाहिए। लेकिन ये इसमें कुछ कंडीशन है कि पहली बात तो पैसा निकलेगा तो पार्शल निकलेगा, या रिटायरमेंट के बाद ही निकलेगा, या जब तुम वीआरएस ले लो, या जॉब छोड़ दो, या तुम्हारी जॉब छूट गई हो तभी। इसका मतलब ये पैसा काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है आपका, जो बाहर में आपको फ़ायदा मिलता है। और अचानक से कभी कोई दिक्कत आई तो आप पार्शली निकाल सकते हैं पैसा अपना। तो वही है, एम्प्लॉय को फाइनेंशियली हेल्प करता है जब कोई इसको इमरजेंसी पड़ जाए, घर में कुछ खर्चे हो जाएं, शादी ब्याह पड़ जाए, हॉस्पिटल में कुछ खर्चे हो जाएं। और उसके साथ साथ ये पैसा पीएफ का, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने घर में जब कोई रिटायर हुआ होता है, झटके में पैसा पीएफ का आया होगा, किसी ने बड़ी गाड़ी निकलवा ली फटाक से, ठीक है। तो पैसा जो आपने सेव किया था ये आपको रिटायरमेंट के टाइम में एक झटके मिल जाता है, बल्क ऑफ मनी, ठीक। तो इससे हर व्यक्ति को अपना लाइफस्टाइल, अभी बता दो भूख बढ़ जाए मेरी, तबीयत नहीं ठीक है, आज ही समोसा खिलाओगे तुम, ऐसे नहीं खिलाते हो। देखिए, जब आप पैसा कमाते हैं तो आपका एक स्टेटस बन जाता है समाज में। आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ या गारमेंट ही लेते हो, एक फ़ोन सेगमेंट आप उससे नीचे कभी जा नहीं सकते, घर आपको ऐसी लोकेशन पे ही चाहिए, दवाइयाँ आप ऐसी ही खाते हो, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो दवाइयाँ भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और तो भला हो मोदी जी का कि जेनरिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र आ गया। जन औषधि केंद्र से हम सबका बहुत पैसा बचता है। एक कोई रिपोर्ट आई थी, इसमें मिलियंस ऑफ रुपीस हम सबके बच गए, क्योंकि आज के ज़माने में कोविड के समय सबने देख लिया, कई लोग के मकान बिक गए बेटा। व्यक्ति तो लौट के नहीं आया, लेकिन मकान तक चले गए ट्रीटमेंट के नाम पे, क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति पहुंच गया वेंटिलेटर पे तो पर डे लाख रुपीस जाते हैं। आप गलती से कभी भगवान न करे मेदांता या अपोलो जैसे अस्पताल में एक दिन लैंड कर जाओ तो 3-4 दिन से पहले छोड़ेंगे नहीं, और बिना 3-4 लाख लिए उनको मज़ा नहीं आता, सारे टेस्ट करवा देंगे तुम्हारे। तो अगर आपने 5-10 लाख बचाए भी हैं, एक बार आप अस्पताल पहुँचे, वो 5-10 लाख 10 दिन के अंदर चला जाता है। ये वैल्यू है 10 लाख रुपए, कुछ नहीं होता। तो अगर 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तो जो आपका एक एसेट था, मकान, प्रॉपर्टी, वो बेचना पड़ा। तो समय के साथ मेडिसिन पे जो है खर्चा बढ़ना शुरू होता है, और ये जितनी भी मेडिसिन जो पेटेंटेड आती हैं उनकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है, लेकिन कंपाउंड सब में सेम ही तो रहता है। अगर तुम्हें बुखार है और तुम्हें डोलो लेनी है या कुछ और लेनी है, उसमें क्या है, पैरासीटामोल तो है। तो पैरासीटामोल तो मेन कंपाउंड है ना, इसको अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेच रही हैं, ठीक है ना, कंपाउंड तो एक ही है। ऐसी जब गले में खांसी होती है, तुम एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हो, एमॉक्सिलिन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब खा लेते हो। अलग अलग कंपनीज की आती है, अलग अलग प्राइस होती है, पर कंपाउंड तो वही है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन कंपाउंड्स को उठाया, कहा हम कुछ अलग अलग कंपनीज को दे देंगे टेंडर, आप लोग बनाइए, और कम रेट पे इसको बनाया जाएगा। सॉल्ट वही रहेगा, कंपाउंड वही रहेगा, उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बना रही है, मैक्सिमम कॉस्ट वो अपने बेयर करती है और आपको सब्सिडाइज सस्ते रेट में दे देती है। तो ये एमॉक्सिसिलिन या ये एजिथ्रोमाइसिन जो बाहर एक पत्ता लेट से अगर 200 रुपये का आ रहा है, वही पत्ता आपको 30 रुपये मिल जाएगा। कहाँ पर, जन औषधि केंद्र। दवाई की गुणवत्ता क्वालिटी बिल्कुल सेम है। बाकी मैंने भ्रम किया है लोकल तो नहीं है, लोकल नहीं, सरकार ने बनाया, क्यों लोकल होगी, ठीक है। तो इससे मतलब एक बार एजिथ्रोमाइसिन का पत्ता लेने में आपके कितने बच गए, 170 ही बच गए। ऐसी कई सारी दवाइयाँ ली जाती है। घर में आपके कई लोग जो मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ होगा, थायराइड होगा, बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, सुबह उठ के पहले झोंका पर दवाइयाँ खाते होंगे, पानी लिया, हपक लिया पहले दवाई। मतलब एज बढ़ेगी तो दवाइयाँ बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगा। तो जब आप रिटायर हो जाओगे तो इतना मेडिसिन कॉस्ट कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। और फिर उस समय आपके और खर्चे होंगे, आपके बच्चों की शादी हो रही होगी या उनके बच्चों की कुछ हो रही होगी, या पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, और तब तक इन्फ्लेशन और बढ़ चुका होगा। इस ज़माने में जो MBA MTech BTech कराने की जो कॉस्ट है, आज से 20 साल बाद सोचो, 30 साल बाद सोचो। इस समय अगर किसी को प्राइवेट से डॉक्टर बनना है तो मिनिमम 2 CR चाहिए होता है, तभी प्राइवेट से लोग डॉक्टर करना नहीं चाहते, सोचते नीट निकल जाए आराम से। 2 CR अभी है, 20 साल बाद सोच लो, जीरो लगा देना और उसमें। तो ऐसे में रिटायरमेंट के समय आपको आपकी गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करने में PF हेल्प करता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा ही झटके में पड़ा देता है। ले लो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए रखो,
लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग एम्प्लॉयज़ हो जिनका पैसा कटता है ईपीएफओ में जाता है पर मंथ, ठीक है, उनको ईपीएफओ थ्रू ये 3 बेनिफिट जनरली मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड के नाम पे पैसा इकट्ठा हो रहा है आपको जो बाद में मिलेगा, पेंशन के लिए कुछ पैसा कटता है आपके अकाउंट से जो बाद में मिल सकता है आपको, और साथ में इंश्योरेंस जीवन बीमा वगैरह मिलता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो स्कीम्स ईपीएफओ प्रोवाइड करता है, ये स्कीम प्रोवाइड करता है उस वर्कफोर्स को। वर्कफोर्स समझते हो क्या होता है? लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, इकोनॉमी में पढ़ा होगा कभी ना कभी। अरे जो लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्कफोर्स। लेबर फोर्स वो लोग जो काम कर सकते हैं पर अभी एम्प्लॉयड नहीं हैं, बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स मतलब जो काम कर रहे हैं, जो सैलरी पा रहे हैं, लेकिन कहाँ पा रहे हैं, किस सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, उन्हीं को फ़ायदा मिलता था ईपीएफओ की इन तीनों स्कीम्स का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए, कुछ रिफॉर्म्स लाया और इस स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया। किसके लिए भी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी, कि वहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी यूएन वगैरह बनाया जाए, उनका भी एक श्रम पोर्टल बनाया जाए और उनको भी ईपीएफओ की सेवाएं, स्कीम्स का लाभ दिया जाए। ये काम जनरली कोविड के बाद होना शुरू हुआ है, क्योंकि कई लोग अचानक से ऑर्गेनाइज सेक्टर से ले ऑफ कर दिए गए, जॉब चली गई, ठीक है, या जो पहले से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे तो उनका भला करने के लिए ये काम किया गया। तो ये मूव क्यों किया गया? वेलफेयर स्टेट करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रियम्बल में आप देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है वेलफेयर करना। तो देखिए ये लाइन मैंने आपसे मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा मूव किया, एक अच्छा कदम लिया। कदम क्या लिया? गवर्नमेंट ने कहा कि जो मूवमेंट होता है वर्कर्स का, कई बार अनऑर्गेनाइज से किसमें, जैसे मान लीजिए कोई अभी प्राइवेट जॉब कहीं कर रहा है इधर उधर, या छोटा मोटा कहीं काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तैयारी कर रहा है बैंकिंग की, एसएससी की, आईएएस पीसीएस की, हो गया सिलेक्शन, अब किस में स्विच हो गया वो? अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में। या कुछ समय बाद मान लो किसी ने जॉब छोड़ दी, वापस कहाँ आ गया? अनऑर्गेनाइज में। तो मूवमेंट होता रहता है किसका? वर्कर्स का, बिटवीन अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि देखिए ऐसा ही जो यूएएन होना चाहिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों का भी होना चाहिए, उनका भी बनवाया जाए। और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो लेबर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। जो आपके यहाँ ये लेबर मजदूर काम करते हैं, ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री मजदूर, किस में आते हैं बेटा? अनऑर्गेनाइज, ठीक है। ये किराने की दुकान वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो लगभग 280 मिलियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इनको रजिस्टर कराया गया ई श्रम पोर्टल पे, और कहा गया कि इस पोर्टल को हम सिंक में कर देंगे किसके साथ? ईपीएफओ के साथ, ताकि इसका पूरा डेटा कहाँ पे आ जाए? ईपीएफओ की वेबसाइट पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखेगा, इसके बारे में भी और पढ़ोगे तो मिलेगा। देखो श्रम सुविधा दिखा है, श्रम सुविधा कॉमन पोर्टल बना दिया गया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे उनका भी डेटा यूएन का ले आया गया और ईपीएफओ के साथ मर्ज कर दिया गया। क्योंकि ईपीएफओ को बनाया गया था स्पेशली किस सेक्टर के लिए? ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, लेकिन अब इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक एक्सटेंड किया गया और उसके लिए एक और पोर्टल बना दिया गया, श्रम सुविधा पोर्टल, और उस पर डेटा लाया गया, मतलब यूएन नंबर, और उसको इंटीग्रेट कर दिया किससे? ईपीएफओ के साथ। तो तब तक के लिए डॉर्मेंट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को पता होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी की जॉब लेट से चली गई, ठीक है, हाँ, आप एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो आपने बोला उसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन एक्स है, अभी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, इसका पीएफ कटता है, कुछ हुआ और उसका ले ऑफ हो गया, इसको निकाल दिया, फायर हो गया ये, तो अब ये किस में आ गया? हाँ, पहले ऑर्गेनाइज था, अब अनऑर्गेनाइज में आ गया। यूएनओ मतलब अनऑर्गेनाइज मानो, ठीक है। तो जब तक यहाँ था तब तक पीएफ वीएफ कट रहा था, सैलरी वाली मिल रही थी, अब यहाँ पे आ गया तो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अकाउंट इसका डॉर्मेंट हो गया, पर मंथ पैसा आ नहीं रहा, पर अकाउंट तो बना हुआ है और गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि ये वो व्यक्ति था जो पहले हमारे किस सेक्टर में था और अब किस में आ गया, क्योंकि पैसा इसमें आ नहीं रहा। लेकिन कभी कोई दिक्कत देश में आती है और गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमारे लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। स्पेशली परेशान कौन होगा? जिसके पास पैसा नहीं आ रहा होगा। अभी जब कोविड आया तो सरकार ने क्या किया? फ्री में राशन पानी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किसको दिया? जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, गरीब लोग थे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जान जाएगी कि ये जो व्यक्ति एक्स है अब ये किस में आ गया है?
अनऑर्गेनाइज। और कभी देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो गवर्नमेंट समझ जाएगी कि सबसे ज़्यादा हिट किसको होगा, जिनके पास जॉब नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। गवर्नमेंट इनके अकाउंट में सीधे क्या डाल सकती है, डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बेनिफिट सीधे दे सकती है आपके अकाउंट में। लेकिन जब खाता होगा, पता होगा कि किसी ईपीएफओ में कहाँ जुड़ा है, क्या यूएन नंबर है, तभी तो आपको दे पाएगी। तो मोदी जी ने आते ही कई काम अच्छे किए, जन धन योजना की, सबका बैंक बना दिया। ऐसे कहते बिचौलिए बहुत थे, अब मुझे पैसा पहुंचाना आप तक, मैंने पहले आपको दिया, आपने किसी और को दिया, फिर पहुंचा इनके तक, सबने अपना कट निकाल लिया, भेजा इतना था पहुंचा इतना, ऐसे क्या सीधे पहुंचेगा। तो जब तक ये इस सेक्टर में रहेगा तब तक यहाँ पर इनका अकाउंट डॉर्मेंट रहेगा। डॉर्मेंट मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है भाई। जब एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉय ने तो पैसा डाले, कौन कौन डालेगा, तो पर मंथ कोई इसमें एडिशन नहीं होगा, पैसा पड़ा है कभी भी। हो सकता है कुछ 3-4 महीने बाद, 5 महीने दोबारा आप ज्वाइन कर लो जॉब। मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता था, लेट से मैंने जॉब छोड़ दी या कुछ हो गया, अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, लेट से मैंने कई जगह इंटरव्यू लगाया, वॉक-इन्स में मैं गया, 5-6 महीने बाद मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई। अब वो मुझे क्या देगी, मेंबर आईडी देगी अपना। मेरे पास यूएन पहले से है और मेंबर आईडी पुरानी कंपनी का है, मुझे एक नया मेंबर आईडी मिलेगा, यूएन मेरे पास है ही। अब पर मंथ जब मुझे पैसा मिलना शुरू होगा दोबारा से मेरे इस अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ईपीएफ वाले समझ जाएंगे कि अब ये दोबारा किस में आ गया है, अनऑर्गेनाइज से। हाँ, और ये डेटा पहुंच जाए गवर्नमेंट के पास कि दोबारा से ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने लोग आ चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने ये श्रम पोर्टल बना दिया। श्रम पोर्टल बनाने के बाद गवर्नमेंट को समझ में ये आ गया कि गवर्नमेंट ये जान जाएगी कि उसके पास कितने ऐसे वर्कफोर्स हैं जो किस सेक्टर में हैं, ऑर्गेनाइज्ड में हैं, और जो किस सेक्टर में हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में। क्योंकि गवर्नमेंट को स्कीम्स या वेलफेयर जनरली किसका करना पड़ेगा, जो अनऑर्गेनाइज्ड में है। घर में 2 बच्चे हैं, एक पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा सैलरी पा रहा है, एक बेरोजगार है, तो पिता किसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न रखेगा, जो ऑलरेडी लैक्स ऑफ मनी पा रहा है या जो बिल्कुल बेरोजगार है। हाँ, तो गवर्नमेंट मान लो यहाँ पिता है, एक बच्चा ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है, तो कम से कम कभी कोई दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि हमें किसकी हेल्प कितनी करनी है। लेकिन जब ये व्यक्ति रजिस्टर्ड ही नहीं हो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट जानती नहीं इसके बारे में, जानेगी कब, जब इसका श्रम पोर्टल पे एक लॉगिन आईडी होगा, यूएन नंबर होगा जो उसके पैन कार्ड से लिंक होगा, तब गवर्नमेंट जानेगी अच्छा ये भी हमारा पार्ट है, इसको भी हमें हेल्प करनी होगी। इसीलिए काम किया गया। तो ये जो इतने लोगों को जोड़ा गया है ईपीएफओ में, इससे क्या फ़ायदा होगा, दिस विल हेल्प अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स टू गेट कवर्ड अंडर ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी नेट। तो ये जो जाल बिछाया किसने सोशल सिक्योरिटी का, किसने, ईपीएफओ ने। कौन सा जाल, पेंशन देने का, प्रोविडेंट फंड देने का, इंश्योरेंस देने का। इससे क्या मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी। लेकिन ये किसको मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिल रही थी, अब किसको मिलेगी साथ में। हाँ, और इसी के साथ साथ कभी कोई दिक्कत पड़ी तो दिस विल ऑल्सो फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन टाइम्स ऑफ एनी क्राइसिस लाइक पैंडेमिक। सरकार समझ जाएगी हाँ भाई पैंडेमिक आया है, कुछ भी ऐसा आया है, तो सरकार जान जाएगी किसको कितना पैसा हमें देना है हेल्प करने के लिए, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सरकार जान जाएगी अच्छा ये वो लोग हैं जो किस सेक्टर में हैं, अनऑर्गेनाइज, इनका पीएफ अकाउंट डॉर्मेंट है, इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा इस अकाउंट में आ नहीं रहा है, मतलब जॉब में भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर सकती है, सीधे इनके अकाउंट में पैसा डाल सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ट्रैक भी कर पाएगी कि कितने लोग ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज में जा रहे हैं और वापस अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आ रहे हैं। जितने लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर के होंगे, गवर्नमेंट का फ़ायदा है या नुकसान? फ़ायदा है ना, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो आप टैक्स भी भरेंगे, आप पीएफ पैसा भी देंगे, और जितना आप ये काम करेंगे इसका मतलब पैसा आप कटवा से मतलब आपका पैसा आ रहा है, मतलब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी, ऊपर होगी। पैसा होगा तो अच्छा कमाओगे, अच्छा टैक्स भरोगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे, हाइजीन पे ध्यान रखोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, हाँ वेलफेयर होगा सबका, आगे जाएंगे, प्रॉस्पेरस समाज बनेगा। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज सेक्टर किस पे आ जाए, ऑर्गेनाइज पे। लेकिन जब तक नहीं, एटलीस्ट हम जाने तो कौन कौन लोग हैं अनऑर्गेनाइज में, ताकि कभी जरूरत पड़ने पे उनको पैसा दिया जा सके, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा हो कि ईपीएफओ में रजिस्टर होने के बाद कोई ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय अगर हट जाए अपनी किससे, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, क्योंकि अब वो किस में आ गया है, अनऑर्गेनाइज में। मान लो उसने अपना ठेला खोल लिया है, कई लोग कोविड के समय अपनी जॉब छोड़ छोड़ के आए, डोसा की दुकान खोल ली, ठीक है,
ठीक है, अपने आप को आप एक एम्प्लॉयर कह सकते हो, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन ये सब बिजनेस का कोई वो नहीं होता ना, श्योरिटी, जॉब श्योरिटी तो है नहीं, दुकान चली नहीं चली, काम खत्म हो गया, तो आप किस में काउंट किए जाएंगे? अनऑर्गेनाइज्ड में। लेकिन एक बार अगर आप ईपीएफओ के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ईपीएफओ के थ्रू बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। कौन सा बेनिफिट? वही प्रोविडेंट फंड वाला, पेंशन वाला, सोशल सिक्योरिटी वाला, वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनिशियली कई चेंजेस किए, अभी आगे आप पढ़ेंगे लेबर लॉज में। हमारे पास बहुत अलग अलग लेबर लॉज थे, 29 लेबर लॉज थे, बहुत ज़्यादा थे। देखो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ जब थे तो हमारे पास कई सारे इंडस्ट्रीज़ थी, प्लांटेशंस थे, तो इंडियन वर्कफोर्स में काम करता था, उनको मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे नियम कानून बना दिए थे, ये लॉ फलाना डलो ढमकाना लॉ। तो ये लॉज तब से चल रहे थे अब तक, बहुत सारे लॉज थे, ओवर लेजिस्लेशन था। तो अभी की गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लॉज को कम कर दिया, इन लॉज ग्रुप बना बना के अलग अलग 4 कोड बना दिए, मतलब 29 लॉज थे, उनको 4 लॉ में कन्वर्ट कर दिया कहने को ये। तो उसमें से एक लॉ ये भी है सोशल सिक्योरिटी कोड। पहले सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए थे, अलग अलग लॉज थे, जिससे बहुत कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि कई लॉ तो बहुत पुराने भी थे, तो उस ज़माने को देखते हुए बनाए गए थे, उनके प्रोटोकॉल्स अलग थे, प्रोसीजर्स अलग थे। ठीक, तो एक लॉ बनाया गया सोशल सिक्योरिटी कोड, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। क्या करने के लिए? टू मेक न्यू पॉलिसीज फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। गिग इकोनॉमी समझते हो क्या होता है? गिग मतलब पार्ट टाइम काम कर रहे हैं आप, एक तरह से स्टेबल नहीं हैं, जैसे जितने भी ऊबर ड्राइवर्स हैं, ओला ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये जब मन चाहे तब अपना ऐप ऑन करते हैं, दिखाते हैं हम प्रेजेंट हैं, उनके पास ऑर्डर आ जाता है, पहुंच जाते हैं लेकर, मन किया नहीं तो बंद कर दिया। तो गिग मतलब ये फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ समय के लिए कर रहे हैं काम। तो ये लोग और उसके साथ जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, इन सब को जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दी जाती है, किसके थ्रू? अब ईपीएफओ के थ्रू। और वो भी ईपीएफओ का एक कॉरपोरेशन, इसका नाम है ईएसआईसी, ये नाम सुना है आपने कभी? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। हॉस्पिटल वगैरह होता है इस तरह का, जहाँ पे आपको मेडिकल सेवाएं मिलती हैं, ये उनके लिए होता है। जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं सरकारी में चाहे प्राइवेट में, और जनरली जिनकी जो है, जिनका अकाउंट है किसमें? ईपीएफओ के पास, तो उनको सोशल सिक्योरिटी देता है। कौन? ईपीएफओ। भाई अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, आप बीमार पड़ गए और उस सैलरी का मेजर पोर्शन आपने दवाइयों में खर्च कर दिया, तो बाकी क्या करेंगे अपने लिए? ना पढ़ाने में बच्चों के लिए पैसा बचेगा, ना अपने लिए कुछ रहेगा। तो आपको सोशल सिक्योरिटी, आपके हेल्थ को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? उस केस में एक इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका नाम है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये ईपीएफओ के अंडर में आता है। ये आपको हेल्थ सेक्टर में सर्विसेज देता है। आप जाइए, सारे टेस्ट यहाँ करवाइए, ब्लड टेस्ट है, जो भी टेस्ट है, दवाइयाँ, डॉक्टर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखेगा, ऑपरेशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हो जाएंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी तो है भाई, वो पैसा जो तुम्हारा अस्पताल में खर्च हो जाता है वो सीधे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली किसके लिए है? जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज थे, ये उनके लिए भी अब कर दिया गया। पहले ये था उनके लिए जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब प्राइवेट में हूँ या कहीं और हूँ, जो गवर्नमेंट में हूँ, और उनके पास एक फिक्स सैलरी आ रहा हो, उनका पीएफ कट रहा हो, और उनका खाता हो, अकाउंट हो कहाँ पर? ईपीएफओ में। लेकिन मान लो मैं एक चाउमीन वाला हूँ, मेरा ईपीएफओ अकाउंट नहीं है और मैं बीमार पड़ गया, तो अब मेरे पास सरकारी अस्पताल का तो ऑप्शन है ही, उसके साथ मेरे पास कुछ और है नहीं। मान लो कुछ बड़े बड़े ऑपरेशंस कराने हैं, कुछ और चीज़ें, दवाइयाँ हैं, तो कई बार हम लोग बाकी जगह नहीं जा पाते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट अस्पताल हैं, वहाँ पे अलग अलग स्कीम्स के थ्रू आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने आप को रजिस्टर करा लें ईएसआईसी के साथ, तो आप पहली बात तो क्या बन जाते हैं? इंश्योर्ड हो जाते हैं। आपको एक तरह का इंश्योरेंस मिल गया अगेंस्ट डिजीजेस। आपका जो है चेकअप कौन कराएगा? ये अस्पताल कराएगा फ्री में। लेकिन ये किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, भले प्राइवेट में या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है? वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को भी जोड़ दिया गया, किसके साथ? ईएसआईसी के साथ, कि आप भी यहाँ पे आके सोशल सिक्योरिटी पा सकते हैं, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेगी। सर इसमें हाँ, अलग से कुछ पैसा कटता है कि जो ईपीएफओ में जो कटता है उसी से बेनिफिट मिलता है? जो कट्टा उसी से मिलता है, अलग से कुछ नहीं कट्टा।
फ्री रहता है सब कुछ। जितने भी लोग हैं जिनका ये प्रोविडेंट फंड कटता है तो उनको ये बेनिफिट मिलता है? हाँ मिलता है। इनफैक्ट उनके बिहाफ पर जो उनका एम्प्लॉयर होता है, इसे जानती हो क्या होता है कि इसमें कि किसी एक इंस्टीट्यूट में या किसी एक कंपनी में जो रजिस्टर्ड है, अगर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, मान लो मैंने यहाँ 20 लोग को रख लिया, ठीक है ना, मैंने 20 लोग को रखा हुआ है, 20 से ज़्यादा, तो मुझे अपने सारे एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पर, EPFO पे, और फिर उनकी सैलरी सेगमेंट दिखाना पड़ेगा कि ये इतना इतना पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा सैलरी पाते हैं उनके लिए नहीं। वेलफेयर किसका होगा? जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक है ना, समझो चीज़ को, जो ऑलरेडी 5 लाख पर मंथ पा रहा है, वो यहाँ जाएगा नहीं। पहली बात, वो मैदानता जाएगा, अपोलो जाएगा, वो नहीं आएगा यहाँ पर अभी। कितनी बार होता है कि आप लोग पहले सरकारी जाते हो? बहुत कम। हाँ कुछ प्रॉब्लम है, अलग बात है, जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जेब में पैसे हैं तो वहाँ जाओगे जहाँ सर्विस अच्छी मिले। और कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं जो सर्विस देते हैं आपको अच्छी, वो तो घंटों बैठा देंगे आपको, ठीक है ना। तो सर्विस के लिए आप पे करना चाहते हैं, जो पेमेंट कर सकता है वो वहाँ जाएगा। तो ESIC का एक सैलरी सेगमेंट है जो कि लगभग 24,000 के आसपास है। अगर आपकी सैलरी 24,000 या उससे कम है, इस सेगमेंट में आप आते हैं, तो आप इनकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा आते हैं तो ESIC के थ्रू आप नहीं आएंगे। आप सरकारी अस्पताल सबके लिए ओपन ना, जितने भी गवर्नमेंट KGMC, KGMU, PGI, ये सबके लिए, यहाँ अंबानी भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये उनके लिए जो EPFO रजिस्टर्ड हैं, काम कर रहे हैं, और उनका एक पर्टिकुलर सैलरी सेगमेंट है, उससे और उससे नीचे वाले उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। जो ऑलरेडी सिक्योर है उसको तुम क्या सिक्योर करोगे? समझो, एक वीक व्यक्ति बैठा है, कमांडो बैठा है, कोई दिक्कत आएगी तो पहले मैं सपोर्ट कैसे करूँगा, वीक को या कमांडो को? वो तो बचा लेगा अपने आप को, उसके पास स्किल्स हैं, ये निपटेगा पहले। तो जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जिनके पास इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, उनको बचाने के लिए, उनको सोशली सिक्योर करने के लिए ESIC या EPFO संस्थाएँ हैं जो बहुत कमा रहे हैं उनके लिए। अब ESIC ने खोल दिया सबके लिए, आप वहाँ जाइए, 10 रुपये पर्चा बनवाइए और आपको वही सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। अब सबके लिए ओपन कर दिया गया चीज़ें। बाकी हाँ बिल्कुल, जैसे मानो तुमको जाना है, तुम जा सकती हो वहाँ पे, उन्होंने OPD ओपन फॉर ऑल कर दिया है। आप 10 का पर्चा बनाइए। पहले क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक नंबर होगा, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है ना, वो नंबर बताएंगे, फिर उनका चेक किया जाएगा कि भाई इनका अकाउंट बना है हमारे यहाँ, ESIC के थ्रू ये हैं, ये EPFO के थ्रू हाँ हैं, तो आइए बैठिए, दिखाइए। सारे सरकारी डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, वो आपको देखेंगे। लखनऊ में भी जो ESIC है वो कानपुर रोड के पास है, ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है जगह, वहाँ पर है, अमौसी एयरपोर्ट के पास पड़ता है। वहाँ पे ESIC बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैं कई बार जा चुका हूँ, और काफ़ी साफ़ सफाई है, खर्चा काफ़ी कम रहता है। आप इसको देख के समझ नहीं पाएंगे कि गवर्नमेंट अस्पताल है, मतलब सरकारी अस्पताल होने के बावजूद ये प्राइवेट से ज़्यादा साफ़ सफाई रखता है अपने पास, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। लेकिन यहाँ पे पहले ये था कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ पाते थे, लेकिन अब ये ओपन फॉर ऑल हो गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर आपको फ्री में देखेगा, आपके टेस्ट सारे फ्री में होंगे, जितने आपके स्कैन्स होने वो सब फ्री में होंगे, सारे चेकअप फ्री में होंगे, दवाइयाँ भी एकदम सब्सिडाइज रेट में आपको मिलेंगी, जो बिल्कुल कम होती हैं, इनफैक्ट फ्री मिल जाती हैं। उसने पीछे लिखा होगा ओनली फॉर ESIC नॉट फॉर सेल। हर एक चीज़, इंजेक्शन्स लगने सब फ्री में लगने। तो देखो, लेबर मिनिस्ट्री जो हमारी है, जिसके अंडर में EPFO आता है, उसके पास पूरा डेटा है कि देश में कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कितने लोग ऑर्गेनाइज्ड में। तो उसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट्स आया है, इंडिया में लगभग 470 मिलियन वर्कर्स हैं, वर्क फोर्स है, 470 मिलियन लोग हैं। इसमें से सिर्फ 100 ही मिलियन लोग किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब जो उनको सैलरी या PF जिनका कट रहा है। बाकी के सारे कहाँ हैं, 370 मिलियन, ये अनऑर्गेनाइज में। भाई जितने लेबर मजदूर जो आपको दिख रहे हैं वो सब किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, और ये लोग ज़्यादा हैं। तो अब तक क्या था कि सिर्फ इतने लोगों को EPFO और ESIC की सेवाएं मिल रही थी, क्योंकि ये संस्थाएं सिर्फ किसके लिए थीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी। अब इनको ओपन कर दिया गया कोविड के समय से, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए भी। इनका श्रम पोर्टल बनाया गया, उसको लिंक किया गया EPFO के थ्रू, और इनको मिलना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
ये 370 मिलियन वर्कर्स ये किस में हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। गवर्नमेंट ने इनके लिए वो श्रम पोर्टल बनाया और 370 में से 280 मिलियन वर्कर्स को रजिस्टर कर लिया। इनको यूनिक नंबर मतलब UAN नंबर दे दिया और कहा आप ये क्या हैं? EPFO सर रजिस्टर्ड हैं। अभी जल्दी में ही आया है। हाँ बहुत जल्दी में आया, अभी अभी कोविड के समय आया बेटा, ठीक है, अभी अभी आया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लगभग 280-70 इसमें से इतनों को रजिस्टर कर लिया। अब बचे कितने? 90-100। ये भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। तो जैसे आप बता रहे ई श्रम वाला, वो मेरा बना हुआ है, तो वहाँ बना हुआ, जैसे कि मैं भी ESI। हाँ तुम बिल्कुल जा सकते हो सीधे, तुम्हें अपना वो नंबर दिखाना होगा, रजिस्टर तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा पर्चे पे, आराम से दिखाओ। जा आप भी सकते हो, भले आपका ना हो, पर्चा बनवाना पड़ेगा। हाँ तो वो कैसे जमा होगा फिर? किसमें पैसा? वो तो तब जमा होगा जब तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हें सैलरी मिल रही है। अभी अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर का दिखा रहे हो आप। EPFO एक अलग स्कीम है। देखो EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक स्कीम है PF स्कीम, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। और एक साथ में एक संस्था है ESIC जो आपको सोशल सिक्योरिटी देती है, मतलब बेसिकली हेल्थ सर्विसेज देती है, अस्पताल है बेसिकली वो। तो गवर्नमेंट ने अब तक क्या था कि इस संस्था के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही आ सकते हैं और इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब कोविड के समय गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है उसको भी हम लिंक कर देंगे, किसके साथ? EPFO के साथ। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया गया, सीधे लिंक नहीं किया गया, एक अलग से पोर्टल बना, श्रम सुविधा पोर्टल। उस पर इन सब के नंबर बनाए गए, एक नंबर दिया गया और उस इन्फॉर्मेशन को डाल दिया गया कहाँ पर? EPFO के साथ, और शेयर कर दिया गया ESIC के साथ, ताकि जब ये लोग श्रम पोर्टल के थ्रू पहुँचेंगे ESIC तक तो ESIC को मना ना करे, कहे हाँ ये आप भी हमारे ही हैं, आपको हम सोशल सिक्योरिटी देंगे, भले अगर पैसा PF में कटता हो या ना कटता हो। कल को अगर तुम्हें दोबारा जॉब मिल गई बढ़िया, तो तुम क्या बन जाओगी? तुम आ जाओगी इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाओगी, PF भी कटेगा और तुम्हें वो सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारा सैलरी सेगमेंट बड़ा हो गया, हाँ उसका एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट क्रॉस अगर आप कर देंगे तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। नहीं बेटा ये दूसरी बैच चल रहा है, 5 मिनट दो मुझे, ठीक है। तो ये जो डेटा था ये आपने देख लिया, ये लेबर मिनिस्ट्री डेटा था और इसके थ्रू हमारे पास इतने वर्कर्स हैं, उसमें से लगभग इतने ही वर्कर्स सिर्फ ऑर्गेनाइज थे और इतने अनऑर्गेनाइज। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन सबको ऑलमोस्ट इनको भी EPFO के दायरे में, ESIC के दायरे में ले आए। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP जब पढ़ेंगे, हाँ तो गांधी जी ने कहा सरकार से कि भाई पॉलिसीज बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, कैसे भी हो, उस तक इस पॉलिसी का बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं। तो EPFO तो बहुत समय से है, 1951 में आ गया था, लेकिन तब से लेके अब तक ये सिर्फ किसके लिए था? ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था, व्यवस्थित जगह के लिए। लेकिन इन लोग को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो ये काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया, DPSP को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये था आपका एक ओवरव्यू, यहीं पे टॉपिक अब ख़त्म होता है। इसमें आपने शॉर्ट में समझा कि ये एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा लेबर लॉज, जो मैंने यहाँ बताया आपको। तो वेडनेसडे कल क्लास रहेगी और इसमें जो है आपका ये टॉपिक चलेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। क्योंकि देखो आप बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय बेसिकली मतलब क्या? लेबर। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉज बनाए हैं, इंडस्ट्री और लेबर यूनियन के, ट्रेड यूनियन के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, वो समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये लेबर लॉज ही थे 29 लेबर लॉज, जिनको 4 में कन्वर्ट किया गया। ब्रिटिशर्स के समय से बहुत सारे लॉज हमारे पास थे, उन लॉज को कम करके 4 कन्वर्ट कर दिया गया। ये काम रिसेंटली अभी हुआ है 2020 में। तो 2015 में एग्जाम होता है APSC का, अब ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस बार, ठीक है। हाँ तो ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोग ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, एक बार रीड कर लेना और इस वेबसाइट को जरूर देखो जाकर, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिग करो, चेक करो इसके अंदर क्या क्या है। हर एक टैब के अंदर जाओ, ऑप्शन देखो, इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है।